हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर। ओके, इससे पहले हम लोग बेसिक मैथ देखे थे। बेसिक मैथ में जो जितना भी फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है मैथ के रिगार्डिंग, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या क्या फार्मूला आएंगे, अलजेब्रा का क्या क्या फार्मूला आएगा, ओके, और ग्राफ का जो रिक्वायरमेंट है वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर्स, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जो भी हमारा चैप्टर का जो हेडिंग है वो बेसिकली हम लोग एस.सी. वर्मा के अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करेंगे, ओके, क्योंकि उसमें जैसे दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ओके। तो इस चैप्टर का जो भी टॉपिक है वो बेसिकली उसी बुक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके। सो इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, इसमें हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। मेजरमेंट कहने का मतलब है हम लोग जो मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे लेंथ है, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास है, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, ओके। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके बारे में आप लोग जानते हो, ओके। लेकिन जब आप क्लास 11-12 में जाओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे फिजिकल क्वांटिटी आएंगे, ओके, काफ़ी सारी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी आएंगे जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हो। वन बाय वन आप लोग जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे वो सारे क्वांटिटी के बारे में आप लोग जानोगे। तो उस क्वांटिटी में जो भी नए टर्म आएंगे, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में हम लोग ये इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ओके। इस चैप्टर में बेसिकली टॉपिक्स क्या क्या है जो कि हम लोग कवर करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जैसे हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, मास बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। आप लोग क्लास 9th-10th में इसके बारे में पढ़े हो। इस चैप्टर में हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 में जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। सारे क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि टोटल अगर फिजिकल क्वांटिटी देखोगे पूरे फिजिक्स में इंक्लूडिंग 11 एंड 12 वो मोर देन 100 होता है, 150 के अराउंड आता है। तो वो अगर 150 क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे अगर डिस्कस करेंगे तो वो आपको समझ लो कितना टाइम लगेगा, कम से कम 2-3 महीना लगेगा, ओके। सो हम लोग वहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे समझेंगे कैसे उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, और जो फ्रिक्वेंटली डायमेंशन है, फ्रिक्वेंटली फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे वन बाय वन वो सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोग समझ जाओगे, ओके। तो पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, ओके। उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट का मतलब है कैसे उसे मेजर करते हैं। डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में भी मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर में भी मेजर किया जाता है, ओके। सो एक एसआई सिस्टम होती है, उस एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग उसकी यूनिट हम लोग लिखेंगे, ओके। और डायमेंशन, डायमेंशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डायमेंशन क्या होती है। जैसे हम लोग डायमेंशन बोलते हैं, जैसे ये पेन है, ये पेन की डायमेंशन क्या है, 1 डायमेंशन बॉडी है, सिंपल। इसमें लेंथ है, एरिया भी है, लेकिन एरिया की जो वैल्यू है इस लेंथ के रिस्पेक्ट में वेरी स्मॉल है, तो एरिया को हम लोग यहाँ पे इस बॉडी में कंसीडर नहीं करते हैं, ओके। इसे हम लोग लीनियर बॉडी कंसीडर करते हैं। अगर किसी बॉडी में लेंथ भी रहेगा और विड्थ भी रहेगी तो वो वहाँ पे एरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो 2 डायमेंशन बॉडी हो जाएगी। जैसे 2 डायमेंशन बॉडी जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया। 3 डायमेंशन बॉडी जिसमें 3 लेंथ होगी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जैसे ये रूम कैसा है, 3 डायमेंशन बॉडी है, ओके। तो डायमेंशन कहने का मतलब है, ये तो हम लोग डे टू डे लाइफ में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन बॉडी देखते हैं। फिजिक्स में डायमेंशन का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में भी डायमेंशन का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन हम लोग निकालते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फिजिक्स में टोटल 7 डायमेंशन होती है। हम लोग के डे टू डे लाइफ में 3 डायमेंशन है, मैक्सिमम 3 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन बॉडी, 2 डायमेंशन बॉडी और 3 डायमेंशन बॉडी। फिजिक्स में 7 डायमेंशन होती है, ओके। फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 7 डायमेंशन, ओके। नेक्स्ट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, और इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इवन आपका मेडिकल में भी क्वेश्चन आता है, इंजीनियरिंग में भी आता है, ओके। बोर्ड में क्लास 12 में बोर्ड होगा तो क्लास 12 में तो सिर्फ 12 के चैप्टर्स ही आएंगे, 11th के नहीं आएंगे। लेकिन आपके स्कूल वाले एग्जाम जो होंगे 11th में, वहाँ पे इसके क्वेश्चन आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें एक और पार्ट आती है एरर, ओके। एरर हम लोग जो इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। वेक्टर एंड स्केलर के साथ हम लोग एरर को डिस्कस करेंगे उस चैप्टर में, ओके। तो स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी आप जितने भी टर्म्स के बारे में अभी तक जानते हो क्लास 9th-10th में, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स, मोमेंटम, ये सब बेसिक क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े होगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े होगे, चार्ज के बारे में पढ़े होगे, ओके, वोल्टेज के बारे में पढ़े होगे क्लास 10th में, ओके। लेंस में अगर आ जाओगे तो लेंस में आप पावर के बारे में पढ़े होगे, ओके। मिरर फार्मूला, ये सारे क्वांटिटी। तो मिरर फार्मूले में हम लोग इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ओके। तो ये जितने भी टर्म्स हैं, ये सारे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ओके। तो ये सब बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसे कि आप लोग जानते हो। आगे हम लोग और भी फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली क्या है? फिजिकल क्वांटिटी किसी का भी डेफिनेशन अगर आप ले लो, जैसे आप मैंने फोर्स बोला, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होती है। तो कहीं पे भी अगर फोर्स आएगा तो फोर्स हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन से ही डिफाइन करेंगे। फॉर्मूला अलग अलग हो सकती है लेकिन वो फाइनली फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ही होगा। जैसे मैंने वेट बोला, वेट इक्वल टू क्या होती है? वेट अर्थ अप्लाई करती है फोर्स, वेट इक्वल टू mg हम लोग बोलते हैं। वहाँ पे भी देखो m क्या है? m है मास, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो एक्सेलरेशन ही, ओके। तो फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसे कि हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन से डिफाइन करते हैं, ओके। तो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का एक सर्टेन डेफिनेशन होता है और ये किसी लॉ को डिफाइन करती है, ओके। डेफिनेशन हम लोग इसे कैसे देंगे? दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, उस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, एंड कैन बी एक्सप्लेन, उसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्लेन एंड डिफाइन करते हैं, ओके। जैसे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², एक फॉर्मूला है। तो कहीं पे भी काइनेटिक एनर्जी अगर डिफाइन करोगे फिजिक्स में तो ऑलवेज हाफ mv² से ही डिफाइन करेंगे, उसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं mgh। तो कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी अगर डिफाइन करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh से ही डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को ma आप नहीं लिख सकते हो, ओके। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, उसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कहीं पे भी वेलोसिटी अगर डिफाइन करना होगा वो ऑलवेज क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक पार्टिकुलर फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी का एक पार्टिकुलर डेफिनेशन होता है ना, और एक पार्टिकुलर लॉ को वो डिफाइन करता है। उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग उस लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। फॉर्मूला का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने फोर्स इक्वल टू ma बताया, बेसिक फॉर्मूला होती है। वेट, वेट भी एक फोर्स है जो कि अर्थ अप्लाई करती है, वेट इक्वल टू mg, ये भी एक फोर्स है, लेकिन वो है क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हो सकता है लेकिन फॉर्मूला फाइनली वही होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो बेसिक फॉर्मूला है उसका, ओके। तो ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है इसे हम लोग क्या, जितने भी टर्म्स हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ओके। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड एंड यूनिट से। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप ले लो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, और उसकी यूनिट भी होती है। मैग्नीट्यूड एंड यूनिट मस्ट है, ओके। जैसे मैंने बोला फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, सपोज मैंने लिखा फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, ओके। सो व्हाट इज द 10? 10 इसकी मैग्नीट्यूड हो गई, ओके, और n क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया। फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, न्यूटन इसकी ऐसा यूनिट है, ओके। तो न्यूटन इज द यूनिट एंड 10 इज द मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 20 जूल। सो व्हाट इज द 20? 20 इज द मैग्नीट्यूड और j इज द यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप लोगे तो उसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों होते हैं, ओके। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका यूनिट नहीं होता है। एग्जाम्पल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सिर्फ वैल्यू होती है 1.5, 1.3, ग्लास का 1.5, वाटर का 1.3, इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा होता है, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका जब डेफिनेशन अगर आप जानते होगे क्लास 10th में या आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे देखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट से हम लोग डिफाइन करते हैं, तो रेशियो बेसिकली होता है। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे डिफाइन किया गया है जिसमें जहाँ पे रेशियो है, सेम टर्म का रेशियो अगर है, तो वहाँ पे उसकी यूनिट नहीं आती है, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड होती है।
जैसे मैंने बोला रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एक टर्म है, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी भी कैसे डिफाइन करते हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके, रिलेटिव डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इस तरह से। तो डेंसिटी का बेसिकली रेशियो है। तो अगर कोई सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो आएगा, सेम टर्म की अगर रेशियो आएगी, तो उसकी यूनिट उसका नहीं आता है ना। उसकी क्या आती है? सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड आएगा, उसका यूनिट उसमें नहीं होता है। ओके, तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, सारे फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट और उसकी मैग्नीट्यूड दोनों होती है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उसकी यूनिट नहीं होती है। यूनिट अगर नहीं होने का मतलब ये हुआ, उस फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो बेसिकली रेशियो वाले टर्म आएंगे। तो जहाँ पे उसकी डेफिनेशन रेशियो में है, सिमिलर टर्म की अगर रेशियो है, वहाँ पे उसकी यूनिट नहीं आएगी, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड आएगा। ओके, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या होती है? एक न्यूमेरिकल पार्ट होती है। इस न्यूमेरिकल पार्ट को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं और इसकी यूनिट होती है। ओके, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, P इक्वल टू एन इंटू यू, वेयर एन इज नथिंग बट न्यूमेरिकल पार्ट और यू इज नथिंग बट यूनिट। ओके, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल टू एन यू। ओके, किसी फिजिकल क्वांटिटी लो, कोई भी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी लो, रिप्रेजेंटेशन इसका इसी तरह से होता है। ओके, अब इस फॉर्मूले को समझते हैं। P इक्वल टू एन यू में क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ओके, एंड इट विल नॉट चेंज इफ वी एक्सप्रेस इट इनटू अदर यूनिट। अगर आप उसकी यूनिट को चेंज करेंगे, अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में उसकी यूनिट को अगर चेंज करेंगे, तो मैग्नीट्यूड उसकी नहीं चेंज करेगी। ओके, मतलब क्या हुआ? देखो, फिजिकल क्वांटिटी का देखो, जैसे मैंने एग्जांपल समझ लो, सपोज मैंने लिखा डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस एस इक्वल टू मैंने लिखा 1 मीटर। ओके, 1 मीटर इक्वल टू आप क्या लिखोगे? 100 सेंटीमीटर। ओके, मिलीमीटर में कैसे लिखोगे? मिलीमीटर में भी इसे लिख सकते हैं। ओके, किलोमीटर में भी लिख सकते हो। 1 मीटर को किलोमीटर के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करना होगा, इस 1 मीटर को अगर किलोमीटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होगा, तो कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 किलोमीटर बाय 1000, ये कितना आएगा? 0.001 किलोमीटर। और अगर मिलीमीटर में चेंज करेंगे, तो मिलीमीटर में क्या होती है? 10 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मच? 1 सेंटीमीटर। ओके, सो अगर इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर के टर्म में लिखना होगा, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर कितना आएगा? 1000 मिलीमीटर। ओके, सो ये जो 1 मीटर है, इस 1 मीटर डिस्टेंस है। देखो, अगर इसकी लेंथ 1 मीटर है, ये 1 मीटर लेंथ मान लो, तो इसकी लेंथ तो 1 मीटर ही है। इसका एक्सप्रेशन हम लोग डिफरेंट फॉर्म में कर सकते हैं। 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर के टर्म में बोलो, दिस इज 1 मीटर, दिस इज ऑल्सो 100 सेंटीमीटर, और दिस इज ऑल्सो 0.001 किलोमीटर, और दिस इज ऑल्सो 1000 मिलीमीटर, है ना। तो आप अगर इस लेंथ को आप किसी भी फॉर्मेट में लिखोगे, इसका लेंथ तो यही रहेगा ना, 1 मीटर। इसकी लेंथ तो चेंज करने वाली है नहीं। आप उसका मेजरमेंट डिफरेंट फॉर्म में कर रहे हो। इस 1 मीटर को आप इस 1 मीटर बोलो, अगर आप स्केल क्या लिए हो? मीटर के फॉर्म में लिए हो। अगर आप स्केल सेंटीमीटर लोगे तो 100 सेंटीमीटर बोलोगे। अगर स्केल मिलीमीटर लेंगे तो मिलीमीटर में आएगा। अगर स्केल किलोमीटर में लेंगे तो किलोमीटर आएगा। लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट लेंथ है, वो लेंथ तो चेंज करने वाली है नहीं। लेंथ इसका 1 मीटर ही है। आप उसको डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो। ओके, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग चेंज करते हैं, तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, टोटल वैल्यू, वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट आता है। ये टर्म हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेंथ चेंज करने वाली है नहीं। होता क्या है बेसिकली, जब हम लोग चेंज करेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड चेंज करता है। देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करती है। यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू 100, न्यूमेरिकल वैल्यू 0.001, न्यूमेरिकल वैल्यू 1000। न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी वेरी कर रही है, चेंज कर रहा है। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करती है, इसकी यूनिट भी चेंज करती है। आप देखो,
यहाँ पे क्या लिखा मैंने सेंटीमीटर, यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर और यहाँ तो मीटर है। ओके तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करने से उसकी यूनिट भी चेंज करती है, लेकिन उसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये जो एस होगा दिस लेस 1 मीटर वो कांस्टेंट रहेगा, इसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी। ओके न्यूमेरिकल वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग टू उसकी यूनिट भी क्या होगी, चेंज करेगी। ओके सो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इस फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो उसकी एग्जैक्ट लेंथ है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ओके इट विल नॉट चेंज इफ वी एक्सप्रेस इट इनटू अदर यूनिट। अगर आप उसे दूसरे यूनिट में लिखते हो, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चेंज करती है। कहने का मतलब ये हुआ, इसकी लेंथ अगर 1 मीटर है तो लेंथ 1 मीटर नहीं चेंज करेगा, इसका लेंथ उतना ही रहेगा। आप इसे डिफरेंट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, मीटर में, मीटर के फॉर्म में, सेंटीमीटर के फॉर्म में, मिलीमीटर के फॉर्म में, किलोमीटर के फॉर्म में। ओके ये इसका मीनिंग हुआ। ओके नेक्स्ट, यूनिट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑल्सो चेंज। अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, चेंज करेगी, बट प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। यहाँ से क्लियर हुआ, उसकी जो प्रोडक्ट रहेगी वो क्या रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, उसकी प्रोडक्ट चेंज नहीं करेगी। ओके मीन्स उसका जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू उसका चेंज नहीं करेगा। एक पॉइंट और यहाँ से देख सकते हो, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर, इसमें सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या है? ये जो मैंने यूनिट लिखा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, इसमें सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या है? लार्जेस्ट यूनिट यहाँ पे क्या है, किलोमीटर। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट। इससे छोटा यूनिट क्या है, मीटर। इससे छोटा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। और इससे छोटा यूनिट क्या है, मिलीमीटर। ओके क्लियर है? लार्जेस्ट यूनिट के साथ देखो, अगर यूनिट लार्ज है तो मैग्नीट्यूड उसके साथ स्मॉलर है। आप चेक करो, न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करो, मैग्नीट्यूड चेंज करो, चेक करो। सबसे स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड क्या है? दिस इज द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड। इससे बड़ा क्या है? दिस वन। इससे बड़ा क्या है? दिस वन। इससे बड़ा क्या है? दिस वन। ओके तो जब रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग करते हैं तो अगर उसकी यूनिट मैक्सिमम होती है, लार्जेस्ट यूनिट होती है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ स्मॉलेस्ट होता है। दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू, दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड। क्लियर है? ओके एंड जिसका यूनिट स्मॉलेस्ट होता है उसके साथ मैग्नीट्यूड लार्जेस्ट होता है। चेक करो आप यहां पे, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड दिस इज द लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इसकी जो प्रोडक्ट होती है ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। क्योंकि मैंने क्या लिखा, एन और यू, इसकी प्रोडक्ट क्या रहेगी, मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके सो एन यू इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप एन को चेंज करो, यू चेंज होगा, एन को बढ़ाओगे यू घटेगा, एन को कम करेंगे यू कम होगा, यू बढ़ेगी। ओके सो यहां से एक कंसेप्ट ये भी बनता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में एन और यू, इसकी प्रोडक्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ओके किसी फिजिकल क्वांटिटी में एन और यू, इसका प्रोडक्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके सो एन यू इक्वल टू कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं, और इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n1 u1 इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ओके दिस इज 1 मीटर, दिस इज 100 सेंटीमीटर। n1 मीन्स 1, u1 मीन्स मीटर, n2 मीन्स 100, u2 मीन्स सेंटीमीटर। ओके तो मीटर लार्जेस्ट यूनिट है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटीमीटर, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, स्मॉलर होगी। सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है तो इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, लार्जर आएगा। ओके तो यहां से एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज एन प्रोपोर्शनल टू 1 बाई यू भी हम लोग लिख सकते हैं। आया समझ में? एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन यू हम लोग लिख सकते हैं। अगर यू जिसका ज्यादा होगा, यूनिट अगर लार्जर होगी तो एन की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर होगी, एंड वाइस वर्सा। ओके सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। यहां से देखो
ओके, सो अगर इसका ग्राफ बनाओगे, अगर एन और यू के बीच में ग्राफ बनाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ जब मैंने ग्राफ एक्सप्लेन किया था वहाँ पे इस चीज़ों को बताया था। अगर आपका एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, किसी भी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कॉन्स्टेंट रहेगी, तो अगर इसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। मैंने इस चीज़ों को डिस्कस किया है। ओके, ये ग्राफ इस तरह से बनेगा और इस ग्राफ का नेम, ये ग्राफ का नेम क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्राफ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आया समझ में? इस तरह से ग्राफ बनता है। ओके, तो ये आप कंसेप्ट है, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसे हमें याद रखना है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, जैसे मैंने लिखा 10 सेंटीमीटर इक्वल 100 मिलीमीटर, तो 10 इज n1, सेंटीमीटर क्या होगा? u1, 100 इज n2, u2 इज मिलीमीटर। तो मिलीमीटर स्मॉलर यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू लार्जर होगा। मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू मिलीमीटर, सेंटीमीटर इज द लार्जर यूनिट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? स्मॉलर आएगी। आया समझ में? नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे, इफ यूनिट ऑफ ए लेंथ इज डबल्ड, यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल, लेंथ को मैंने डबल कर दिया। ओके, इन स्क्वायर, कोई स्क्वायर है उसका लेंथ है उसको डबल कर दिया गया है, देन व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया विल चेंज। एरिया कितना, एरिया के न्यूमेरिकल वैल्यू कितना चेंज करेगा? ओके, लेट सपोज ये लेंथ मैंने, ये स्क्वायर मैंने कंसिडर किया। ओके, इसकी लेंथ आप ले लो L, स्क्वायर का लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है ना? लेंथ और विड्थ दोनों सेम आएगा। अब क्या करना है? इसे डबल कर देना है। सो पहले इसकी एरिया निकालो, व्हाट इज द इनिशियल एरिया व्हेन लेंथ विल बी L। सो स्क्वायर का एरिया कितना होगा? L स्क्वायर। अगर आप इसे डबल कर दोगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द लेंथ इज डबल्ड ऑफ ए स्क्वायर, ओके, तो इसका डबल कर दो। सो व्हाट इज नाउ 12 एंड 12। ओके, अब इस कंडीशन में एरिया क्या होगा? व्हाट इज द एरिया इन दिस केस? फाइनल एरिया साइड स्क्वायर। अब साइड क्या है इसका? 12, 12 और 12, 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4L स्क्वायर। ओके, तो एरिया कितना होगा? दोनों के बीच का रिलेशन ए फाइनल इक्वल टू 4 इंटू इस L स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? L स्क्वायर इज नथिंग बट ए इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया। ओके, तो यहां से क्या लिखेंगे? एरिया क्या होगा? एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। ओके, दैट इज एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। क्लियर है? एरिया क्या होगा? 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। आया समझ में? बेसिक सा कंसेप्ट है, कुछ इसमें है नहीं। आप वैसे नहीं भी जानते हो तो आप इस लॉ के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। नाउ एक क्वेश्चन और मैंने दिया है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 5 न्यूटन। किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। ओके, कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। इफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम आर डबल्ड, है ना, लेंथ को डबल किया गया है, टाइम को डबल किया गया है, एंड यूनिट ऑफ मास इज हाफ, मास को हाफ किया गया है। ओके, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स। अब इस कंडीशन में फोर्स क्या होगी? ओके, लेंथ को डबल करेंगे, टाइम को डबल करेंगे और मास को हाफ करेंगे, तो फोर्स की वैल्यू अब क्या होगी? ओके, तो पहले आप हमें समझना होगा कि फोर्स के बारे में। फोर्स देखो, फोर्स क्या लिखा हुआ है? 5 न्यूटन। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला पढ़े होगे आप लोग। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्लास 9th में पढ़े होगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, सो यहां से देखते हैं, पहले हम लोग समझते हैं ये है क्या? 5 न्यूटन क्या है? फोर्स की यूनिट है ना? तो फोर्स का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, सो अगर इसकी यूनिट देखेंगे तो मास का यूनिट क्या होता है? मास को कैसे मेजर करते हैं? मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इस मास को आप लिखोगे किलोग्राम। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? क्लास 9th में पढ़े होगे। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इसे ही हम लोग न्यूटन बोलते हैं। जो न्यूटन हम लोग बोलते हैं, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि फोर्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। ओके, तो उसे रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स का जो यूनिट लिखा गया है वो उस साइंटिस्ट के नेम के ऊपर लिखा गया है। दैट्स वाई ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, नॉट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। लेकिन न्यूटन बेसिकली है क्या? न्यूटन है तो यही है ना। तो ये जो न्यूटन मैंने लिखा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इनिशियली दिया हुआ है। दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ फोर्स, एफ आई। आई का मतलब इनिशियल। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पे क्या बोला गया है? देखो क्वेश्चन में, व्हेन द लेंथ एंड टाइम आर डबल, लेंथ को डबल कर दो। ओके, सो लेंथ को डबल करेंगे 2 टाइम्स ऑफ एल, टाइम को भी डबल करेंगे 2 टाइम्स ऑफ टी, इनिशियल टाइम का डबल करेंगे, और मास, फाइनल मास क्या हो जाएगा? मास को हाफ करेंगे m/2। ओके, सो न्यू फोर्स कितना? व्हाट इज द फाइनल फोर्स? ये चेंज करने के बाद फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ओके, जो दिया हुआ था उसे मैंने इनिशियल कंसीडर किया, चेंज करने के बाद जो होगा दैट इज कॉल्ड फाइनल। फाइनल फोर्स क्या होगा? सो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो इसको एज इट इज रहने दो अभी। ओके, ये 5 यहां पे चेंज करेंगे, ये इनिशियल दिया हुआ था, इसमें चेंजेस करना है। ओके, तो फाइनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो आप देखते हैं, फाइनल फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? फाइनल फोर्स इक्वल टू, ये इनिशियल था 5 केजी। केजी क्या है? केजी किसकी यूनिट होती है? मास का यूनिट होता है। ओके, तो मास को अगर हाफ करेंगे, मास को अगर हाफ करेंगे तो यूनिट उसका वही रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ चेंज करेगा। एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिखा मास इक्वल टू 1 kg। ओके, मैंने बोला कि मास को हाफ कर दो। ओके, तो मास को आपने हाफ किया, तो मास को हाफ करने के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू क्या होगी? देखो, मास को जब हाफ करेंगे तो वैल्यू क्या होगी? हाफ केजी। ये लिखोगे ना, केजी केजी रहेगा, यूनिट चेंज नहीं करेगा। चेंज क्या करेगा? चेंज इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेगी। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हाफ हो गया, बस चेंज यही करेगा, यूनिट इसका चेंज नहीं करेगा। ओके, जैसे क्वेश्चन में मैंने बोला टाइम को डबल किया गया है, तो लेट सपोज टाइम मान लो t इक्वल टू 20 सेकेंड, और मैंने बोला टाइम को डबल करो। ओके, तो क्या लिखोगे? फाइनल टाइम कैसे लिखेंगे? इसको डबल करेंगे, 20 इंटू 2 मतलब क्या? 40 सेकेंड। तो इसका यूनिट नहीं चेंज करेगा। ओके, यहां भी सेकेंड, यहां भी सेकेंड, चेंज क्या किया? चेंज यहां पे इसका मैग्नीट्यूड किया। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? लेंथ को डबल करना है, टाइम को डबल करना है, मास को हाफ करना है। तो 5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 केजी को आप सिंपल लिख दो 1 kg। ओके, मीटर को आप सिंपल लिख दो 1 मीटर, और टाइम को लिख सकते हैं 1 सेकेंड का होल स्क्वायर। ऐसा तो लिख सकते हो, सिंपली 1 मान लो, है ना। 1 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं करेगी। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में क्या गिवन है? मास को क्या करनी है? हाफ करनी है, मास को हाफ करनी है। ओके, सॉरी, ये सही है, मास को हाफ करनी है। सो 5, ये 5 था केजी, केजी किसका होगा? 1 kg। तो मास को अगर हाफ करेंगे सो यूनिट वही रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेगा। तो यहां पे 1 kg था, इसे हाफ कर दो 1/2 kg। आया समझ में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? अब केजी हो गया। मीटर, मीटर क्या होती है? लेंथ का पार्ट होता है। लेंथ को डबल करेंगे, लेंथ को डबल करेंगे, तो यहां पे 1 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 2 मीटर। 1 को डबल कर दिया मैंने। ओके, अब आते हैं टाइम। टाइम में 1 सेकेंड। टाइम को क्या गिवन है? टाइम को डबल करना है, तो 1 सेकेंड को डबल करो, कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड, इसका स्क्वायर। ओके, क्या आएगा बताओ? यहां से देखो, ये 2 एंड ये 2 कैंसल, व्हाट इज दिस वन? 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 4, ये क्या आएगा? केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर है क्या? केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर तो फोर्स होती है, न्यूटन। ओके, तो दिस टर्म विल अगेन राइट न्यूटन, तो 5/4 न्यूटन। ओके,
तो अगर आप लेंथ को डबल करेंगे, टाइम को डबल करेंगे, मास को हाफ करेंगे, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स की वैल्यू पहले था 5 न्यूटन, अब कितना हो जाएगा? 5/4 न्यूटन। फोर्स यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो दिस इज 1.25 न्यूटन। 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। ओके, सो वी कैन राइट फोर्स विल बी डिक्रीज, फोर्स विल बी डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, बाय 4 टाइम्स। क्लियर है? ओके, ये बेसिक कंसेप्ट पे ये 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैंने बताया है ना, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिपेंडेंसी। ओके, तो फर्स्ट हम लोग करते हैं बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी। फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड करती है, डिपेंडेंट्स के बेसिस पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज करते हैं। ओके, और भी अगर अलग सेक्शन है, डायरेक्शन के बेसिस पे भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज करते हैं। तो वेक्टर और स्केलर के बारे में आइडिया होगा या पढ़े होगे कहीं पे, 9th-10th में कहीं पढ़े होगे या सर ने कहीं भी बताया होगा। वेक्टर और स्केलर ये भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ओके, बट डिपेंडेंसी के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। ओके, फर्स्ट कहलाता है बेस क्वांटिटी। ओके, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल, ओके, बेसिक टर्म है ना। सेकंड हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव क्वांटिटी। और एक क्या होती है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो डिपेंडेंसी के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट इज बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड इज डिराइव क्वांटिटी एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ओके, सो वन बाय वन इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेस क्वांटिटी क्या होती है? बेस क्वांटिटी दोज क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटी। आई बात समझ में? तो बेस क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट। वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है। ओके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेस क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल मीटर। मीटर किस पे डिपेंड करेगा? मीटर बेस क्वांटिटी है या डिपेंडेंसी क्वांटिटी है? मीटर जो है ये बेस क्वांटिटी में आता है। ओके, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर मैंने लिखा स्पीड, सपोज मैंने लिखा स्पीड का यूनिट क्या होते हैं बताओ? मीटर पर सेकेंड। ओके, तो स्पीड बेस क्वांटिटी है? नहीं है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बेस क्वांटिटी का मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन यहां तो स्पीड डिपेंड कर रहा है। स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड डिपेंड कर रहा है एम पे, मीटर पे, और सेकेंड मतलब टाइम पे। ओके, तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड बेस क्वांटिटी नहीं होगा। आई बात समझ में? तो बेस क्वांटिटी उसे डिफाइन किया जाता है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो डिपेंड कर रही है तो उसे बेस क्वांटिटी हम लोग नहीं बोलेंगे। ओके, तो बेस क्वांटिटी कैसा होती है? जो कि इंडिपेंडेंट होती है विथ ईच अदर। ओके, देयर आर 7 बेस क्वांटिटी। तो पूरे फिजिक्स में 7 बेस क्वांटिटी को कंसीडर किया गया है। ओके, सिर्फ 7 ही बेस क्वांटिटी होती है, और जितने सारे क्वांटिटी हैं वो सारे क्या होती है? डिराइव क्वांटिटी होती हैं। डिराइव क्वांटिटी का मतलब जो डिपेंड करती है किसी पे। जो डिपेंड नहीं करती है बेस क्वांटिटी, जो डिपेंड करती है डिराइव क्वांटिटी। ओके, सो पूरे फिजिक्स में 7 क्या है? बेस क्वांटिटी है। ये जो बेस क्वांटिटी होती है, इस बेस क्वांटिटी का यूनिट भी होता है और इसकी डायमेंशन भी होती है। यूनिट कहने का मतलब है उसकी न्यूमेरिकल, उसके मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इस तरह से हम लोग उसका यूनिट होती है। जितने भी बेस क्वांटिटी होते हैं सब सारे बेस क्वांटिटी की यूनिट होती है। यूनिट किसका नहीं होता है? जैसे मैंने डिस्कस किया, ऐसी क्वांटिटी जिसका डेफिनेशन रेशियो के टर्म में होगा उसका यूनिट नहीं होगा। ओके, लेकिन बेस क्वांटिटी की यूनिट होती है। जितने सारे बेस क्वांटिटी है, 7 बेस क्वांटिटी, सबकी ऐसा यूनिट होती है। और डायमेंशन भी होता है। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो देयर आर 7 बेस क्वांटिटी व्हिच आर, फर्स्ट इज लेंथ। ओके, पहला बेस क्वांटिटी है लेंथ। ओके, लेंथ को हम लोग बेस क्वांटिटी के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। वो लेंथ एक ऐसा पार्ट है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है।
ओके। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करके ये 7 बेस क्वांटिटी को फाइंड किया। तो लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट होती है मीटर। ये ऐसा यूनिट है, क्या है ये? ऐसा यूनिट, ओके। और मीटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर का सिंबल होता है m, स्मॉल m से लिखा जाता है, ओके। दिस इज द फर्स्ट बेस क्वांटिटी, ओके। सेकेंड इज मास। मास इज द सेकेंड बेस क्वांटिटी। मास भी किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ओके। मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या है? kg, ओके। दिस इज द सेकेंड बेस क्वांटिटी। नाउ थर्ड इज टाइम। टाइम इज द थर्ड बेस क्वांटिटी, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकेंड, और सिंबल क्या है इसका? s, स्मॉल s। नाउ फोर्थ बेस क्वांटिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर, ओके। एम्पियर के बारे में क्लास 10th में पढ़े होगे, एम्पियर। और एम्पियर का सिंबल क्या है? कैपिटल A। नाउ फिफ्थ बेस क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल के बारे में आइडिया होगा या नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मोल क्या होती है। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मेजर करते हैं, और इसे रिप्रेजेंट के इसका यूनिट क्या होती है? मोल, और इसका सिंबल क्या है? MOL। कैसे लिखेंगे? MOL, दैट इज कॉल्ड मोल, ओके। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द सिक्स बेस क्वांटिटी, और टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन, ओके। केल्विन का सिंबल क्या है? कैपिटल K, ओके। सेवेंथ बेस क्वांटिटी इज लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? कैंडेला, ओके। और इसका सिंबल क्या है? Ct। तो ये 7 बेस क्वांटिटी है। ये 7 बेस क्वांटिटी हमें याद रखना है, ओके। पूरे फिजिक्स में ये 7 बेस क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट और क्या क्या होती है ये हमें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। मैंने जैसे पहले मैंने बताया कि ये इस बेस क्वांटिटी का यूनिट भी होता है और डायमेंशन भी होती है। इसकी यूनिट भी होती है और डायमेंशन भी होती है। तो मैंने इस 7 बेस क्वांटिटी का यूनिट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ओके। इसकी डायमेंशन भी होती है, उस डायमेंशन को हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे डायमेंशन, फिर हम लोग सारे बेस क्वांटिटी का डायमेंशन भी इसी टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो ये 7 आपको याद रखना है। इस 7 को छोड़ के जितने सारे क्वांटिटी हैं, आपके मन में कुछ भी आता है, फोर्स, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, जो कुछ भी आप सोच सकते हो, फिजिक्स में जो कुछ भी पढ़े होगे ये आगे पढ़ोगे, इस 7 को छोड़ के जो कुछ भी है वो सारे क्या कहलाती हैं? डेराइव क्वांटिटी, ओके। डेराइव क्वांटिटी क्या होती है? जो डिपेंड करता है, जो एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है डेराइव क्वांटिटी। सो सेकेंड इज डेराइव क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस बाय सुटेबल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं दैट इज बेस क्वांटिटी। डेराइव क्वांटिटी क्या है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं और जो बेस क्वांटिटी होते हैं, जिसे मैंने पहले डिस्कस किया, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके। उसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में इस डेराइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। आई बात समझ में? डेराइव क्वांटिटी क्या होते हैं? डेराइव क्वांटिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, वो डिपेंड करता है। तो डेराइव क्वांटिटी को जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है? सर्टेन पावर के फॉर्म में, ओके। दोज क्वांटिटी व्हिच आर एक्सप्रेस बाय सुटेबल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डेराइव क्वांटिटी। एग्जाम्पल ले लो तब ये स्टेटमेंट समझ में आएगा। सपोज मैंने फोर्स ही लेते हैं, ओके। फोर्स का क्या मैंने बताया फॉर्मूला? मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके। इसका अगर यूनिट आप देखोगे तो इसकी यूनिट क्या होगी? मास के लिए केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है फोर्स। तो फोर्स क्या है? फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, फोर्स डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पे। और ऐसे भी बोल सकते हैं फोर्स डिपेंड करेगा किलोग्राम पे, फोर्स डिपेंड करेगा मीटर पे, फोर्स डिपेंड करेगा सेकेंड पे। तो फोर्स डेराइव क्वांटिटी है क्योंकि वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड कर रहा है? किलोग्राम पे, मीटर पे और सेकेंड पे। अब ये बताओ किलोग्राम, मीटर, सेकेंड ये क्या है?
ये तो बेस क्वांटिटी है, अभी जस्ट मैंने बताया। किलोग्राम बेस क्वांटिटी, मीटर ऑल्सो बेस क्वांटिटी, सेकेंड ऑल्सो बेस क्वांटिटी। देखो यहाँ पे किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, ये क्या है? बेस क्वांटिटी। ओके, सो यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या हो जाएगी? डेराइव क्वांटिटी। फोर्स क्या हो जाएगी? डेराइव क्वांटिटी। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? किलोग्राम पे, मीटर। तो किलोग्राम और मीटर का मल्टीप्लिकेशन है, सुटेबल मल्टीप्लिकेशन। ओके, फिर मीटर और सेकेंड स्क्वायर का डिवीजन है, और डिवीजन। अब सेकेंड का पावर 2 है, तो पावर भी है यहाँ पे बाय सुटेबल पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हुआ? किलोग्राम मीटर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर सेकेंड जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसके सुटेबल, इसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में, विथ सुटेबल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको? डेराइव क्वांटिटी को। ओके, तो डेराइव क्वांटिटी क्या होती है? डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, और वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे ही डिपेंड करता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डेराइव क्वांटिटी। कोई डेराइव क्वांटिटी को जब डेराइव करेंगे, जब उसे डिफाइन करेंगे, तो उसे फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में ही डिफाइन करते हैं। ओके, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डेराइव क्वांटिटी। डेराइव क्वांटिटी क्या होती है? मैनी डेराइव क्वांटिटी, काफ़ी सारे डेराइव क्वांटिटी हैं। ओके, जैसे मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी बहुत, मोर देन 100 फिजिकल क्वांटिटी है, और सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको पढ़नी है। 11 12 दोनों मिला के आपको सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे 1 बाय 1 सारे क्वांटिटी के बारे में जान जाओगे। सो डेराइव क्वांटिटी को याद नहीं करना है, क्योंकि वो तो मोर देन 100 है, कितना याद करोगे? ओके, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी को याद कर सकते हो। फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ 7 है, और 7 को छोड़ के बाकी जो भी रहेगा वो क्या हो जाएंगे? डेराइव क्वांटिटी। ओके, तो आपको सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी याद रखनी है। इसके बाद जो कुछ भी अगर आएगा क्वेश्चन में, वो डेराइव क्वांटिटी ही होगा। ओके, इट हैज ऑल्सो यूनिट एंड डायमेंशन। उस डेराइव क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन होती है। ओके, मैंने लिखा है, किसी का नहीं भी होता है, वो उस डेफिनेशन पे डिपेंड करेगा। किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन और यूनिट नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा। अगर उसकी डेफिनेशन रेशियो के टर्म में आ रही है, तब उसका डायमेंशन और यूनिट नहीं होगा। लेकिन इन जनरल सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन होता है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन और यूनिट नहीं होता है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। एक और क्वांटिटी आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री एग्जाम के बारे में पढ़े होगे, है ना? जानते होगे सप्लीमेंट्री एग्जाम, जो मेन एग्जाम में जब स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसके लिए एक अलग से एग्जाम कंडक्ट होती है, उसे क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एग्जाम। मतलब उसे पास कराना है एनी हाउ। ओके, तो उसके लिए एक अलग से एग्जाम कंसिडर करते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम। उसी तरह से यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है? जब साइंटिस्ट ने सारे क्वांटिटी के बारे में ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने फाइंड किया 7 बेस क्वांटिटी को उन्होंने कंसिडर किया। ओके, और जो रेस्ट क्वांटिटी है उसे उन्होंने डेराइव क्वांटिटी के बारे में बताया कि ये जो क्वांटिटी है डेराइव क्वांटिटी है। बाद में उन्होंने देखा कि कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं, एंगल वाले टर्म, ओके, जिसे हमें डिफाइन करना है। ओके, तो बाद में उस क्वांटिटी को ऐड किया गया वहाँ पे। ओके, जब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया गया, उसे बताने के बाद में 2 क्वांटिटी को फिर से ऐड किया गया। ओके, तो बाद में जब करते हैं तो क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एग्जाम। इसी तरह से ये 2 क्वांटिटी ऐसे हैं जिसे बाद में फिर से कंसिडर किया गया, क्योंकि उसके बिना फिर से जो डेफिनेशन होती है कुछ फिजिकल क्वांटिटी का, वो डिफाइन नहीं हो पा रहा था। ओके, तो 2 क्वांटिटी को उन्होंने फिर से ऐड किया, उस 2 क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और ये 2 क्वांटिटी कौन से हैं? ये 2 क्वांटिटी एंगल वाले हैं, एंगल। ओके, एंगल को हम लोग डिफाइन करते हैं। सो देर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी 7 हुए, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं। ओके, सो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की क्या है? इसमें इसकी यूनिट होता है बट नो डायमेंशन। इसका डायमेंशन नहीं होता है, इस क्वांटिटी का सिर्फ यूनिट होता है। डायमेंशन क्या है इसको आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल समझ लो इसकी डायमेंशन नहीं होती है। ओके, यूनिट इसकी होती है। तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन से हैं? ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, दीज आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ओके, सो प्लेन एंगल, प्लेन का मतलब नेम से ही आप समझ सकते हो, प्लेन, और ये क्या कहलाएगा? सॉलिड। ओके, तो प्लेन एंगल जो होती है
वो 2 डायमेंशन प्लेन में बनता है, 2 डायमेंशन बॉडी में बनती है, ओके, सरफेस पे बनती है। सरफेस का मतलब प्लेन बॉडी, ओके। सो प्लेन में बनती है, दैट इज 2 डायमेंशन बॉडी में प्लेन एंगल बनता है। जैसे आप लोग कॉपी पे ज्योमेट्री में एंगल बनाते होगे, तो एंगल कॉपी बनाते तो कॉपी का जो पेज होता है वो कैसा पेज है, 2 डायमेंशन पेज है, क्योंकि उसमें लेंथ आएगी, विड्थ आएगी, ओके। तो वहाँ जो एंगल बनाते हो वो एंगल कैसा कहलाएगा, प्लेन एंगल। एक सॉलिड एंगल होती है, तो सॉलिड एंगल कहाँ पे कंसीडर करते हैं, 3 डायमेंशन बॉडी में, ओके। 3 डायमेंशन बॉडी में सॉलिड एंगल को कंसीडर किया जाता है, और प्लेन एंगल को 2 डायमेंशन बॉडी में कंसीडर किया जाता है, ओके। सो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, दीज आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है ये क्या होती है, रेडियन। ऐसा यूनिट क्या होती है प्लेन एंगल की, रेडियन, है ना। जैसे मैंने जब बेसिक मैथ बताया था वहां पे मैंने डिग्री बताया था, एंगल को कैसे मेजर करते हैं, डिग्री में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ओके। तो डिग्री उसकी ऐसा यूनिट नहीं है, उसकी ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन, ओके। तो 30 डिग्री को मैंने क्या बताया था, π/6 रेडियन, 90 डिग्री को π/2 रेडियन, ओके। सो एंगल का जो यूनिट होती है वो रेडियन होता है, और रेडियन क्या है इसकी एसआई यूनिट। सो प्लेन एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन, फुल फॉर्म इसका ये है, और सिंबल क्या होती है इसकी, RAT। सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, ओके। और इसका सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, SR से, ओके। सो प्लेन एंगल इज यूज इन 2 डायमेंशन बॉडी, 2 डायमेंशन बॉडी में इसे यूज किया जाता है, सरफेस पे यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, ट्रायंगल में यूज करेंगे, स्क्वायर में यूज करेंगे, सर्कल में यूज करेंगे। जहां पे भी 2 डायमेंशन फिगर बनेगा वहां पे प्लेन एंगल को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। सॉलिड एंगल कहां कंसीडर करते हैं, 3 डायमेंशन बॉडी में। 3 डायमेंशन बॉडी कौन कौन से होते हैं, कोन, कोन का शेप कैसा होता है, 3 डायमेंशन। क्यूब, क्यूब का शेप कैसा होता है, 3 डायमेंशन, उसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। कोन में देखेंगे तो कोन का बेस एरिया कैसा होता है, बेस में एरिया बनती है सर्कल, और उसकी हाइट होती है, तो एरिया एंड हाइट दोनों आ गया, तो 3 डायमेंशन बॉडी। स्फीयर, स्फीयर कैसा होता है, 3 डायमेंशन बॉडी है, ओके। तो 3 डायमेंशन बॉडी में हम लोग सॉलिड एंगल कंसीडर करते हैं, ओके। प्लेन एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं, प्लेन एंगल को डिफाइन इस तरह से किया जाता है, ओके। प्लेन एंगल, इट इज द रेशियो ऑफ, कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ सबटेंडेड आर्क लेंथ ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल टू रेडियस, ओके। सो ये एक सर्कल कंसीडर करो, ये 2 डायमेंशन बॉडी है ना, एक्स एंड वाई। अपने कॉपी का पेज कंसीडर करो, है ना, दिस इज लेंथ एंड विड्थ। इस पेज पे आपने एंगल बनाया, तो वो जो एंगल बनेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल, ओके। तो प्लेन एंगल डिफाइन कैसे करते हैं, प्लेन एंगल, ये थीटा एंगल बना, ये थीटा एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ, ये एंगल आर्क लेंथ, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ। तो प्लेन एंगल इज डिफाइंड बाय रेशियो ऑफ सबटेंडेड आर्क लेंथ ऑन सर्कल टू रेडियस, ओके। तो प्लेन एंगल दैट इज थीटा कैसे डिफाइन करते हैं, आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ को इन्होंने L से रिप्रेजेंट किया, L बाय रेडियस R, ओके। इस सर्कल जो बनेगा इसका जो रेडियस होगी दैट इज कॉल्ड L बाय R, ओके। तो आर्क लेंथ बाय रेडियस, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। तो थीटा इक्वल टू L बाय R, दिस इज द प्लेन एंगल, ओके। सो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, अगर तुम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे तो अगर आप इसका यूनिट अगर फाइंड करना चाहोगे तो देखो ये है लेंथ, लेंथ आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो ये तो आर्क लेंथ है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, सोचो मीटर। और रेडियस, रेडियस को भी कैसे मेजर करेंगे, मीटर में, तो मीटर बाय मीटर कैंसल, इसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये तो रेशियो है ना, 2 लेंथ का रेशियो है, तो 2 इक्वल क्वांटिटी, 2 इक्वल फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, तो इसका यूनिट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट दिया गया है, क्या दिया गया है, रेडियन, ओके। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका यूनिट नहीं होता है, लेकिन इसकी यूनिटरी, इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट ये दिया गया है साइंटिस्ट के थ्रू, ओके। इसलिए इसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वो बोलते हैं, और इसे अलग एक टेबल के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं,
ओके, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन। प्लेन एंगल को हम लोग डिफाइन करते हैं और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन। कैसे डिफाइन करते हैं? L बाई आर। ओके, आर्क लेंथ बाय रेडियस, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। अगर इस प्लेन एंगल का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम प्लेन एंगल क्या होगा? ये थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सोचो, अगर इस थीटा के मैक्सिमम वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो थीटा के मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो सोचो, इस डेफिनेशन पे सोचो। आर, रेडियस को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि रेडियस को अगर चेंज करेंगे तो सर्कल ही चेंज कर जाएगा। ओके, तो रेडियस कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इसे मैक्सिमम करना है तो आपको क्या करना होगा? एल को मैक्सिमम करना होगा, और एल को मैक्सिमम करने का मतलब है ये आर्क लेंथ को मैक्सिमम करना होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम आर्क लेंथ? दिस कंप्लीट लेंथ, और दिस कंप्लीट लेंथ इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस लेंथ। ओके, तो थीटा विल बी मैक्सिमम व्हेन एल विल बी मैक्सिमम, आर्क लेंथ विल बी मैक्सिमम, आर्क लेंथ विल बी मैक्सिमम, और मैक्सिमम आर्क लेंथ क्या होती है? सर्कमफेरेंस लेंथ। एंड व्हाट इज द सर्कमफेरेंस लेंथ? 2 पाई आर, 2 पाई आर बाय 2 पाई आर बाय रेडियस। ओके, ये 2 पाई आर तो लेंथ हो गया, और रेडियस फ्रॉम डेफिनेशन से आर आर कैंसिल, कितना हो गया? 2 पाई। तो प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू होती है 2 पाई रेडियन। याद रहेगा, प्लेन एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई रेडियन। नाउ कम टू सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? सॉलिड एंगल को डिफाइन किया जाता है, इट्स द रेशियो ऑफ सबटेंडेड एरिया ऑन स्फीयर टू रेडियस स्क्वायर। ओके, उस स्फीयर पे जो एरिया बनती है, जितना एरिया बनेगा बाय आर स्क्वायर। तो ये एक स्फीयर कंसीडर किया गया है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी आर है, सपोज दिस इज आर। ओके, तो सेंटर से कंसीडर करो, एक स्फीयर है, ये मान लो स्फीयर है, ये सेंटर है, तो सेंटर से यहां पे एक छोटा सा एरिया बना दो उसके सरफेस पे, कहीं पे सेंटर से, यहां पे सेंटर कंसीडर करो और ये सरफेस ले लो, तो सेंटर से इसको ज्वाइन करो तो ये एरिया बनेगा। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे? सबटेंडेड एरिया, ये जो एरिया बन रही है, अपॉन रेडियस स्क्वायर, आर स्क्वायर। ओके, तो सॉलिड एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये सॉलिड एंगल बनेगा, ये दिस इज सॉलिड एंगल। ओके, एंड दिस सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ओम। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इस एंगल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, डिफाइन कैसे करते हैं? ये जो एरिया बनेगी, ये वाली एरिया सरफेस पे, ये सरफेस पे बन रहा है। ओके, दिस एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर, इससे डिवाइड कर देंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल। आया समझ में? थीटा अपॉन आर, आर्क लेंथ बाय रेडियस, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है दोनों का डेफिनेशन? ओके, मैक्सिमम सॉलिड एंगल, इस सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो आर को नहीं चेंज कर सकते, आर को चेंज करेंगे तो स्फीयर चेंज हो जाएगा, नेचर ही चेंज कर जाएगा उसका। ओके, सो यहाँ पे इसे अगर मैक्सिमम करनी है, सो वी हैव टू मेक एरिया शुड बी मैक्सिमम। ओके, एरिया कौन सा एरिया? सरफेस पे जो एरिया बन रही है, तो एरिया का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? स्फीयर का सरफेस एरिया। एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? बताओ, 9th 10th में पढ़े होगे। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो मैक्सिमम सॉलिड एंगल अगर कैलकुलेट करनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ओके, तो क्या करोगे? एरिया को मैक्सिमम करेंगे, और स्फीयर का मैक्सिमम एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर होल अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल, तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना होगा? 4 पाई। तो सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई होती है। ओके, और ये जो एस आर लिखा गया है, ये एस आर उसका यूनिट है 4 पाई स्टी रेडियन। देखो, एस आर यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज एस आर। जैसे यहाँ पे 2 पाई रेडियन लिखते हैं, 2 पाई रेडियन है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर ए डी लिखो। रेडियन तो यूनिट का नेम है ना, सिंबल क्या लिखेंगे? आर ए डी। इसी तरह से 4 पाई एसटी रेडियन, ओके, दैट इज द मैक्सिमम सॉलिड एंगल। और एसटी रेडियन कैसे लिखते हैं? एस आर से लिखा जाता है, दैट इज द 4 पाई एस आर, 4 पाई एसटी रेडियन।
दोनों में डिफरेंस समझ में आया? सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर, और आर्क रेडियस आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर कैंसल। इसका भी कोई यूनिट नहीं होना चाहिए फ्रॉम डेफिनेशन, लेकिन इसकी यूनिट दिया गया है। क्या दिया गया है? एसटी रेडियन। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो होते हैं इसे हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं और इसे अलग से पढ़ते हैं। क्यों अलग से पढ़ते हैं? क्योंकि इस क्वांटिटी का बाय डेफिनेशन अगर देखोगे तो उसकी यूनिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका यूनिट दिया गया है और इस क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है। इसीलिए हम लोग बेस क्वांटिटी से इसको अलग पढ़ते हैं, इसको सेपरेट करके पढ़ते हैं। कोई बेस क्वांटिटी जितने हैं सबका यूनिट भी होता है, डायमेंशन भी होता है। इस क्वांटिटी का यूनिट होता है, डायमेंशन नहीं होता है। ओके, so these are the base quantity and these are the plane angle and solid angle. Next is classification of physical quantity. प्लीज फिजिकल क्वांटिटी को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं? सो जो पहले मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, बेस क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी। इस क्वांटिटी के बारे में हम लोग इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग इस चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेपरेटली हम लोग वेक्टर स्केलर को अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पे। ओके, इसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर फॉर्म में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? ओके, सो देर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग 4 तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। पहला क्या क्या है देखो, फर्स्ट है एसआई सिस्टम। जो एसआई यूनिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन बोलते हैं, एनर्जी की एसआई यूनिट जूल बोलते हैं। वो जो एसआई सिस्टम है ये सबसे पहले कब आया था? 1971 में आया था और ये सबसे रिसेंट ट्रेंड है। ओके, सबसे रिसेंटली जो डिस्कवर किया गया है इसके बारे में पता लगाया गया है और इसी के बेसिस पे सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एसआई सिस्टम में ही डिफाइन करते हैं और ये इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है। ओके, इंटरनेशनल, एसआई का फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई, एस यहाँ से आएगा और आई यहाँ से आएगा। ओके, एसआई का मतलब पहले एस और आई नहीं होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। ओके, और सबसे ये रिसेंट ट्रेंड, मॉडर्न ट्रेंड है, इसे पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। जितना भी नेमिंग होती है, जितने भी नोमेनक्लेचर होते हैं, है ना, एसआई यूनिट का नोमेनक्लेचर जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एसआई यूनिट को फॉलो करके ही लिखा जाता है। ओके, और ये 1971 में बना था। एमकेएस सिस्टम, सेकंड क्या होती है? एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम इसको हम लोग मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेसिमल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एमकेएस सिस्टम। सीजीएस, सीजीएस सिस्टम, ओके, इसे गॉसियन सिस्टम बोलते हैं और ये फ्रांस में चलता था। ओके, एपीएस अभी भी फॉलो होता है, अभी भी एपीएस सिस्टम देखोगे सीजीएस सिस्टम से फॉलो होती है। एपीएस सिस्टम इसे बोलते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ओके, अगर आप इंग्लैंड जाओगे तो वहाँ पे देखना अभी भी एपीएस सिस्टम को फॉलो करते हैं और हम लोग के यहाँ भी देखोगे जब हम लोग मेजर करते हैं तो फुट में मेजर करते हैं, है ना। और घर की लेंथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 10 फीट, 10 बाई 9 फीट, इस तरह का इसका लेंथ है ना। तो अभी भी फिट में, यहाँ पे भी इंडिया में भी देखोगे फीट के फॉर्म में मेजर करते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एपीएस, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुल फॉर्म क्या है इसका? एपीएस का फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट किसके लिए यूज करते हैं? डिस्टेंस के लिए, पाउंड मास के लिए, सेकेंड टाइम के लिए। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ग्राम मास के लिए, सेकेंड टाइम के लिए। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम मास के लिए, सेकेंड टाइम के लिए। और एसआई सिस्टम जो कि मॉडर्न है ना, एसआई सिस्टम को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और ज़्यादा जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एसआई सिस्टम पे ही पूछे जाते हैं क्योंकि ये रिसेंट ट्रेंड है। ओके, मॉडर्न ट्रेंड है, इसी को हम लोग फॉलो करते हैं।
एग्जाम में ऐसा सिस्टम पे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ओके, सो ये आपके जैसे ऐसा सिस्टम मैंने बताया, मॉडर्न सिस्टम है MKS, CGS एंड ब्रिटिश सिस्टम। ओके, और ऐसे FPS भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड FPS सिस्टम। ओके, सो ऐसा सिस्टम में लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? मीटर। ओके, मास को कैसे मेजर करते हैं? किलोग्राम। टाइम को सेकेंड। ओके, MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकेंड। CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम, टाइम को सेकेंड। FPS सिस्टम में लेंथ को फुट, ओके, मास को पाउंड, टाइम को सेकेंड। अब लोग इसमें क्या डिफरेंस है? ये दोनों तो सेम है। डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? SI सिस्टम में जो मॉडर्न सिस्टम है, इसमें 7 क्वांटिटी को रखा गया है। 7 कौन से क्वांटिटी? जो बेस क्वांटिटी थे, वो बेस क्वांटिटी को ऐसा सिस्टम में रखा गया है। MKS में सिर्फ 3 ही होते हैं। MKS में लेंथ, मास और टाइम को ही डिफाइन करते हैं। ओके, इसमें 7 क्वांटिटी नहीं आते हैं। ऐसा सिस्टम में टोटल 7 आते हैं। कौन से 7? जो 7 बेस क्वांटिटी मैंने बताया था। ओके, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ओके, टेम्परेचर, ये सारे क्वांटिटी ऐसा सिस्टम में आते हैं। MKS में सिर्फ 3 होते हैं। इस टेबल में 3 लिखा गया है, ओके, लेकिन इसमें और भी 4 आएंगे, 4 फिजिकल क्वांटिटी और भी आएगा ऐसा सिस्टम में। ओके, तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। सो देयर आर 4 सिस्टम, SI, MKS, CGS एंड ब्रिटिश सिस्टम। ओके, ये टेबल याद रखना है। इस पे ज़्यादा फोकस करना है हमें, SI पे, क्योंकि SI सिस्टम हम लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग SI प्रीफिक्स। SI प्रीफिक्स क्या होती है? प्रीफिक्स के बारे में पढ़े होंगे। एक होती है प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स कहाँ यूज करते हैं? वर्ड के स्टार्टिंग में ऐड करते हैं। और सफिक्स कहाँ यूज करते हैं? वर्ड के एंड में यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे SI प्रीफिक्स का मतलब हुआ, जो SI प्रीफिक्स है ये हम लोग यूनिट के पहले हम लोग ऐड करेंगे। ओके, एग्जाम्पल समझ लो। जैसे मैंने लिखा डिस्टेंस के लिए, मैंने लिखा डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस के लिए मैंने लिखा 5 किलोमीटर। ऐसे मैंने लिखा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो मीटर तो इसका यूनिट है, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, मीटर इसकी यूनिट हो गई। ये के क्या है? व्हाट इज द के? ये के क्या है? 5 किलोमीटर बोलते हैं ना, 5 किलोमीटर। तो m तो मीटर हो गया, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, ठीक है। किलो क्या हुआ? व्हाट इज द किलो? तो ये जो किलो है ये मीटर से पहले लिखा गया है। ओके, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड SI प्रीफिक्स। यही SI प्रीफिक्स है। आया समझ में? जैसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस इक्वल टू 5 मिलीमीटर। सपोज मैंने लिखा 5 मिलीमीटर। ओके, 5 मिलीमीटर। तो मीटर को तो समझते हो, ठीक है, डिस्टेंस है तो ऐसा यूनिट मीटर हो गया। एंड व्हाट इज द m? अनदर m क्या है? ये क्या है? मिली। ये मिली है। और ये जो m है जो मीटर से पहले लिखा गया है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? SI प्रीफिक्स। ओके, सो ये आप लोग सिर्फ किलोमीटर और मीटर के बारे, मिलीमीटर के बारे में पढ़े हो, और भी बहुत सारे SI प्रीफिक्स होते हैं। ओके, तो वो सारे SI प्रीफिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो SI प्रीफिक्स क्या क्या होते हैं? SI प्रीफिक्स एक पॉजिटिव पावर में लिखा जाता है, 10 का पॉजिटिव पावर और 10 का नेगेटिव पावर। ओके, तो 10 का पॉजिटिव पावर में ये सारे SI प्रीफिक्स हैं, और 10 के नेगेटिव पावर में ये सारे SI प्रीफिक्स हैं। ओके, सो अगर 10 का पावर 1 रहेगा, है ना, ये बताओ ये 5 मिलीमीटर का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 10 टू पावर -3 ऐसा लिखते हैं, लिखते हो ना? कोई अगर जानते होगे तो 5 मिलीमीटर को इस तरह से लिखा जाता है। तो ये मीटर तो यहाँ से आ गया, ये मीटर मतलब ये जो m है, इस m का मतलब ये होता है 10 टू पावर -3। जैसे 5 किलो, जैसे मैंने लिखा 5 किलोमीटर, तो 5 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर ऐसा लिखते हैं ना। किलोमीटर को कैसे लिखते हैं? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, तो 5 ये किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो ये मीटर इसका हो गया, ये 1000 किसका हो गया? किलो का हो गया।
आई बात समझ में? सो पॉजिटिव पावर और निगेटिव पावर। सो प्रीफिक्स में ऐसा है, प्रीफिक्स में 10 का पॉजिटिव पावर और निगेटिव पावर दोनों को यूज किया जाता है। ओके, इसमें से कुछ वैल्यू हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाओगे वहां पे ये टर्म फ्रीक्वेंटली आपको आएंगे वहां पे। ओके, सो अगर 10 का पावर 1 रहेगा क्या बोलते हैं इसे? डेका बोलते हैं। ओके, ऐसा प्रीफिक्स क्या बोलते हैं? DA। 10 का पावर 2 क्या बोलते हैं? हेक्टो। हेक्टो क्या इसका ऐसा नेम क्या है? H। 10 पावर 3 क्या बोलेंगे? किलो, जो यहां पे आया था। इस के का मतलब 10 पावर 3 कहां से आएगा? यहां से आएगा। ओके, अगर ये सिंबल है मतलब 10 पावर 3। 10 पावर 6 M क्या बोलते हैं? मेगा। ओके, जैसे आप लोग मूवी डाउनलोड करते हो या सॉन्ग डाउनलोड करते होगे या कोई PDF फाइल डाउनलोड करते हो तो वहां पे लिखा होता है 5 MB, नहीं लिखा होता है। किसी फाइल का साइज अगर देखोगे लिखा होगा 5 MB। सो व्हाट इज द M? ये B बाइट होती है। 5 इसे रीड कैसे करते हैं? 5 M मतलब कैपिटल M है, M का मतलब मेगा। 5 मेगा और B क्या होती है? बाइट। डेटा को हम लोग बीट और बाइट में मेजर करते हैं। ओके, तो क्या रीड करते हैं इसे? 5 मेगा बाइट। ओके, तो ये M का मतलब क्या होता है? मेगा। ओके, जैसे 5 मीट्रिक टन, 5 मीट्रिक टन। ओके, सो आगे देखते हैं। तो ये सिंबल जब लिखा जाएगा, जब भी यूनिट के साथ, यूनिट के पहले कोई अगर सिंबल आता है, अगर उसका मीनिंग आप नहीं जानते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो SI प्रीफिक्स से रिलेटेड है। ओके, तो आपको SI प्रीफिक्स के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे अगर 10 पावर 9 क्या कहलाता है? गीगा। 9 क्या कहलाता है? गीगा, कैपिटल G। ओके, जैसे 2 GB हार्ड डिस्क का जो साइज होती है 10 GB, 2 GB, 100 GB है ना, 200 GB। अगर लैपटॉप यूज करते होगे, डेस्कटॉप यूज करते हो, वहाँ पे देखना जो C ड्राइव होती है, D ड्राइव होती है, उसके गीगा बाइट में लिखा जाता है। ओके, उसकी साइज होती है गीगा बाइट में। तो गीगा का मतलब 10 पावर 9। ओके, गीगा मीन्स 10 पावर 9। अगेन 10 पावर 12, अगर 10 का पावर 12 रहेगा पॉजिटिव पावर, दिस इज कॉल्ड टेरा। टेरा क्या होती है? Y। सिंबल क्या है इसका? Y। इस तरह से 10 पावर 15 क्या कहलाएगा? पेटा। क्या होती है सिंबल इसकी? कैपिटल P। 10 पावर 18 क्या कहलाएगा? एक्सा। ओके, सिंबल क्या है? कैपिटल E। 10 पावर 20 दैट इज कॉल्ड जीटा। सिंबल क्या होती है? Z। 10 पावर 24 योटा। सिंबल क्या होती है? Y। ओके, ये पॉजिटिव पावर था। इसी तरह से नेगेटिव पावर, अगर 10 का पावर -1 रहेगा क्या रीड करेंगे? डेसी। डेसी, डेसी सेंटीमीटर। ओके, 10 पावर -2 क्या कहलाएगा? सेंटी। 5 सेंटीमीटर, कहीं लिखा होता है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो M का मतलब तो मीटर हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C? C का मतलब होता है सेंटी, यहां से आता है। ओके, तब तो इसको लिखते हैं 5 सेंटीमीटर को 5 इंटू 10 पावर -2 मीटर। ये C का मतलब होता है सेंटी, नेगेटिव पावर। ओके, तो 10 का पावर -2 मीन्स सेंटी। ओके, ये क्या है? SI प्रीफिक्स। 10 पावर -3 मिली, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे। ओके, 10 पावर -3 मीन्स मिली, स्मॉल m। 10 पावर -6 माइक्रो, म्यू। ये कौन सा सिंबल है? ये लैटिन सिंबल है, म्यू। ओके, 10 पावर -9 स्मॉल n क्या कहलाएगा? नैनो। ओके, 10 पावर -12 स्मॉल p क्या कहलाएगा? पिको। 10 पावर -15 स्मॉल m क्या कहलाएगा? फेम्टो। 10 पावर -18 स्मॉल a क्या कहलाएगा? एटो। 10 पावर -21 z क्या कहलाएगा? जेप्टो। 10 पावर -24 y स्मॉल y दैट इज कॉल्ड येक्टो। ये सारे SI प्रीफिक्स हैं। अब इतना सारा याद करना थोड़ा टफ है, इतना कैसे याद करेंगे? ओके, रिक्वायरमेंट भी नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है? आपको कुछ जो SI प्रीफिक्स है उसी का फ्रिक्वेंटली यूज होता है, तो आपको उसी याद, वो टर्म याद होना चाहिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हो। सो याद क्या क्या करना है? याद यहाँ से किलो से याद करना, किलो से लेकर गीगा तक, बस यहीं तक रिक्वायरमेंट होती है। मैक्सिमम केस में आपको 90% केस में आपको इसी 3 का ज़्यादा यूज होता है। टेरा पेटा का रेयरली किसी किसी क्वेश्चन में आता है, बहुत कम आते हैं। ओके, ना के बराबर आते हैं, तो ये 3 को आप फोकस करेंगे। इधर देखोगे सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, यहाँ तक अप टू 10 पावर -12। नेगेटिव वाले में
सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, यहाँ तक आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है इसका ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में। ओके, तो ये क्वांटिटी आपको कहीं ना कहीं आ जाएंगे। सो ये क्या है, एसआई प्रीफिक्स। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल यूनिट। ओके, कुछ क्वांटिटी जो है उस क्वांटिटी को हम लोग बेस क्वांटिटी से भी डिफाइन नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट कुछ ऐसा है जो कि हम लोग बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी से अलग डिफाइन किया जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम। ओके, और भी कुछ टर्म्स है, इसका प्रैक्टिकल यूनिट अलग होता है। प्रैक्टिकल यूनिट कहने का मतलब है आप प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज करते हैं। जैसे अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, अर्थ से लेकर मून तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो अर्थ से लेकर मून तक का डिस्टेंस कितना होगा, अगर मीटर के टर्म में बताओगे, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस का मीटर होता है। अगर आप ऐसा यूनिट के टर्म में बताओगे तो डिस्टेंस को मीटर के टर्म में कैसे लिखोगे, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है। अगर अर्थ और दूसरे प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करनी है, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, तो कैसे लिखोगे। अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, सपोज इस तरह से 0 0 0 0 0 ऐसे करके लिखते जाओ, रैंडमली कुछ वैल्यू ले लो, है ना, मीटर। सो अगर आपको इतनी बड़ी कोई क्वांटिटी है, अगर आप इसको बार बार लिखना चाहोगे तो आप इसी फॉर्मेट में लिखोगे। ओके, इसीलिए क्या करते हैं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है कि इतने लार्जर वैल्यू को हम लोग मीटर के फॉर्म में या ऐसा यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, काफ़ी टफ होता है, इसीलिए प्रैक्टिकल यूनिट के फॉर्म में इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसे चेंज करते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, लेंथ का कुछ प्रैक्टिकल यूनिट मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो लेंथ का प्रैक्टिकल यूनिट पहला क्या है, 1 LY। LY क्या कहलाता है, लाइट ईयर, है ना। प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस जो होती है वो लाइट ईयर से जनरली हम लोग डिफाइन करते हैं। 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होती है, व्हाट द 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर का मतलब डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ओके, 1 लाइट ईयर कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है। लाइट ईयर से हम लोग टाइम नहीं मेजर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है तो ये मत समझना कि वो टाइम को बताती है। ओके, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। ओके, डिफाइन कैसे करते हैं, लाइट डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 साल में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, सिंपल सा फॉर्मूला है, S इक्वल टू UT फॉर्मूला पढ़े होगे, है ना। S इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इंटू टाइम। ओके, S इक्वल टू U इंटू T, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड क्या होता है, क्लास 10th में पढ़े होगे, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट द टाइम, 1 ईयर। 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो टाइम कितना होगा, 1 ईयर। 1 ईयर का सेकेंड में मेजर करनी है, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। 1 ईयर में कितने डेज, 365 डेज। ओके, 1 डेज में कितने आवर्स, 24 आवर्स। 1 आवर्स में कितने मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक। ये सेकेंड और सेकेंड कैंसिल, इसको आप मल्टीप्लाई करो, दिस 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 दिस, क्या आएगा, इनटू मीटर। ये टर्म क्या होंगे, ये टर्म हो जाएगा ये 9.46 10⁻15। दिस वैल्यू इज 9.46 10⁻15। आया समझ में। सो 1 लाइट ईयर इज नथिंग बट 9.46 10⁻15 मीटर। ओके, ये आपका लाइट ईयर कहलाता है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू इतना डिस्टेंस। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 6.3 10⁻4 AU।
AU कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको मैंने आगे लिखा है यहाँ पे, ओके, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये होता क्या है, इट्स द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग वो कितना होती है, ये डिस्टेंस होती है, दिस इक्वल टू दिस वन। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस 1.5 10⁻11 मीटर है, ओके। और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 AU। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसी को हम लोग 1 AU बोलते हैं। तो ये मीटर है, इसको अगर AU के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है तो डिवाइड कर दो दोनों को। आया समझ में, कैसे करोगे, 1 LY इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15, ओके। और 1 AU ये होता है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस ये होता है, ये दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है ना। दोनों को डिवाइड करो, कैसे लिखेंगे, 1 AU इक्वल टू, डिवाइड कर देते हैं, 1.5 10⁻11, ओके। तो 15 माइनस 11 कितना होगा, 4, देखो 10⁻4 पावर, और इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 6.3 10⁻4 आ गया। तो 1 LY इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 1 LY इक्वल टू 6.3 10⁻4 AU हो गया। तो ये नहीं याद करना है, आपको ये याद रखना है 1 लाइट ईयर ये होता है, ओके, और 1 AU ये होता है, और दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है, डिवाइड कर दो, रिलेशन आ जाएगा, ओके। सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। 1 पार्सिक, एक और डिस्टेंस की यूनिट है पार्सिक। पार्सिक कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द वास्ट डिस्टेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बाहर जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग पार्सिक से मेजर करते हैं। और 1 पार्सिक कितना होता है, 1 पार्सिक इक्वल टू 3.08 10⁻16 मीटर ये होती है 1 पार्सिक। अगर पार्सिक को लाइट ईयर के फॉर्म में लिखना है तो फिर क्या करोगे, 1 लाइट ईयर और इसे डिवाइड कर दो, ओके, 1 लाइट ईयर बाय 1 पार्सिक, दिस अपॉन दिस 1, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ओके। सो अगर ये तीनों में देखोगे तो 1 लाइट ईयर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 1 पार्सिक, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, कौन सी ज्यादा वैल्यू है, देखो पावर आप देख सकते हो, पावर से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 10⁻15, ओके, 10⁻11 एंड 10⁻16, ओके। अगर कंपेयर करना चाहोगे तो ये दोनों में देखो सिमिलरिटी है, कंपेयर करना चाहो तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 करो, अगर इसको 15 करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 30.8 इंटू 10⁻15, 30.8 इंटू 10⁻15, तो 10⁻15 10⁻15, ये 30.8, ये 9.46, कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो तीनों का अगर देखेंगे तो 1 पार्सिक की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, 1 पार्सिक क्या होती है, ज़्यादा होती है। इससे कम किसकी वैल्यू होती है, 1 लाइट ईयर की, 1 लाइट ईयर की। और इससे कम किसकी होती है, 10⁻11 है 1 AU का, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है। याद रहेगा ऑर्डर, ओके। वैल्यू आप इसका याद रख सकते हो, क्वेश्चन कभी कभी आता है 11 का जो स्कूल का एग्जाम होगा वहाँ पे आएगा क्वेश्चन, इस पे पूछे जाते हैं, ओके, कॉम्पिटिटिव में भी आता है, ये रिजल्ट याद रखना है। माइक्रोन, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन क्या होती है, 10⁻6 मीटर। माइक्रोन बेसिकली माइक्रो से रिलेटेड है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, जब मैंने SI प्रीफिक्स बताया था तो वहाँ पे माइक्रो मैंने यूज़ किया था, माइक्रो 10⁻6 है ना, तो यहाँ से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। 1 माइक्रोन क्या होती है, 10⁻6 मीटर। 1 FM, F का मतलब फर्मी, जो मैंने यहाँ डिस्कस किया था, SI प्रीफिक्स फर्मी 10⁻15, फेम्टो, सॉरी फेम्टो, ओके। ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये डिस्टेंस, दिस इज फेम्टो, जस्ट अ मिनट, this one femto, this is femto, 10⁻15 मीटर, ओके। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं तो इसे याद रखना है, दीज आर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। मास का प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, 1 क्विंटल। 1 क्विंटल क्या होती है, 100 kg है ना,
1 क्विंटल मीन्स 100 kg। 1 मीट्रिक टन क्या होती है? 1000 kg मीट्रिक टन। क्वेश्चन में आता है, कहीं कहीं एक दो क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे मीट्रिक के टर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पे, तो काफ़ी बच्चे, सारे बच्चों को मालूम ही नहीं होता 1 मीट्रिक का मतलब क्या होता है। 1000 याद रखेंगे। ओके, 1 EMU केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, 1 EMU क्या होती है? 1.66 10⁻27 kg। 1 EMU का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट 1 EMU। 1 LB का मतलब पाउंड। FPS सिस्टम में फुट पाउंड सेकेंड जो बताते थे, तो पाउंड को हम लोग LB लिखते हैं। ओके, पाउंड का सिंबल क्या है? LB। दिस पाउंड लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज पाउंड। 1 पाउंड इक्वल टू 0.4536 kg। अप्रॉक्सीमेट 0.5 kg बोल सकते हो, हाफ kg। अप्रॉक्सीमेट अगर बोलोगे तो 1 पाउंड का मतलब हाफ kg होता है। थोड़ा कम होता है, 0.45 होता है। हाफ kg का मतलब 0.5 हो गया, तो सिंपल याद रखेंगे पाउंड का मतलब हाफ kg। ओके, 0.45। टाइम का ऐसा यूनिट, टाइम का प्रैक्टिकल सिस्टम यूनिट क्या होती है? 1 डे 86400 सेकेंड। कैसे निकालेंगे? 1 डे मीन्स 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। ओके, 1 सेक, ये टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। 1 सेक टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट, सेकेंड से भी छोटा। ओके, 10⁻⁻8 सेकेंड। 1 लीप ईयर क्या होती है? 29 फरवरी। ओके, किसी ईयर में अगर 29 फरवरी आते हैं तो वो ईयर क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। जानते होगे आप लोग। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम का प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? वॉल्यूम को मीटर क्यूब में भी मेजर करते हैं। ओके, लीटर में भी मेजर करते हैं। लिक्विड वाले जो क्वांटिटी होते हैं, जैसे वाटर है, मिल्क है, इसे हम लोग लीटर में मेजर करते हैं। ओके, 1 लीटर, तो वॉल्यूम को लीटर में मेजर करते हैं। लीटर इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो 1 लीटर इक्वल टू क्या होती है? 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब और 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास एक क्यूब है, एक क्यूब कंसिडर करो, उस क्यूब का लेंथ 10 सेंटीमीटर, विड्थ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। एक क्यूब कंसिडर करो जिसके लेंथ 10 सेंटीमीटर, विड्थ 10 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर। तो उस कंटेनर में अगर तुम वाटर रखोगे, वाटर से अगर फिल करोगे, तो उस कंटेनर में जितना वाटर आएगा उसका वॉल्यूम 1 लीटर होगा। ओके, ऐसा समझ सकते हो। एक कंटेनर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, विड्थ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। उस कंटेनर में अगर आप वाटर फिलअप करेंगे तो उस कंटेनर में 1 लीटर वाटर आ जाएगा। ओके, सो लेंथ 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। आया समझ में? इसको ऐसे याद रखेंगे, जनरली भूल जाते हैं बच्चे लोग, इसीलिए मैंने बताया। ये कंटेनर कंसिडर करो, क्यूबिकल कंटेनर है, इसकी ये 10 सेंटीमीटर, ओके, ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। ऐसा कोई कंटेनर तुम्हारे पास है, इसमें अगर वाटर फिलअप करेंगे तो कितना वाटर आएगा? इसमें 1 लीटर वाटर आ जाएगा। ओके, ऐसे माइंड में इसको याद रख सकते हो। सो 1 लीटर वाटर इक्वल टू क्या लिखेंगे? व्हाट इज द 1 लीटर वाटर? इसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर इक्वल टू क्या याद रखेंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर को मीटर चेंज करना है, ओके, तो 100 से डिवाइड करेंगे, 10⁻³ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब है ना, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब को आप ऐसा लिख सकते हो, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द 1 सेंटीमीटर? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटीमीटर क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच? 1 मीटर बाई 100, है कि नहीं? इसे यहाँ पे पुट कर दो, तो कैसे लिखोगे? 10⁻³ 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर अपॉन 100। ओके, 1 मीटर अपॉन 100। अगर नहीं वैल्यू याद है तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर बाई 100। यहाँ पे 3 0, ओके, यहाँ पे 3 0, 2 0 2 0 2 0, 6 0 6 0 3 0। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3 0 आएगा ना। इसे क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया। 1 लीटर इक्वल 10⁻³ मीटर क्यूब। तो याद रखना है 1 लीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये आते हैं। ओके,
काफ़ी सारे क्वेश्चन में ये वाले टर्म आते हैं, तो आपको ये वैल्यू याद रखना है हमेशा। बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम भी नहीं होता है लीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये वाला पार्ट याद रखना है कि कोई क्यूब है जिसका लेंथ विड्थ हाइट अगर 10 सेंटीमीटर है, उसमें अगर वाटर फिलअप करेंगे तो 1 लीटर वाटर आ जाएगा और उसकी वॉल्यूम इस तरह से आप निकाल लो। ओके, फोर्स का प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? डाइन। ओके, डाइन में भी फोर्स को मेजर करते हैं। तो 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन होता है। कैसे होता है इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, एक फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इसे प्रूव करेंगे। 1 kgf, ये किसी किसी क्वेश्चन में भी यूज किया जाता है फिजिक्स में। 1 kgf, kgf क्या है? बेसिकली फोर्स है। ये मत समझना है kg है तो मतलब मास हो गया, ये है ना। kgf का मतलब फोर्स होता है, मास नहीं होता है। ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 kgf इक्वल टू 9.81 न्यूटन होता है। 9.81 कहाँ से आया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 9.81। तो 1 kgf इक्वल टू याद रखेंगे 9.81 न्यूटन होती है। ओके, ये सारे टर्म क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो वहाँ पे आएगा ये सारे टर्म। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये वैल्यू हमें याद रखना है। वैसे बार बार बनाओगे क्वेश्चन तो याद हो जाएगा वो। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है? 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की जो हाइट होती है, हाइट ऑफ कॉलम 760 मिलीमीटर, उसके टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अनदर यूनिट होती है बार। प्रेशर का अनदर यूनिट है बार। ये कितनी होती है? 760 टॉड। 1 टॉड इक्वल टू क्या होती है? 1 मिलीमीटर ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ओके, अभी फिलहाल समझ लो ये। इसके बारे में, प्रेशर के बारे में कमिंग चैप्टर्स में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इसको लिखा जाता है। अभी फिलहाल इसकी वैल्यू समझ लो, ये लिखा जाता है। इसकी वैल्यू अगर देखोगे 1 atm की वैल्यू कितनी होती है? प्रेशर है, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल। क्लास 9th में पढ़े होगे, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। तो 1 atm इक्वल टू क्या होती है? 1 atm मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे सराउंडिंग में जो एयर है ये प्रेशर अप्लाई करती है हम लोग के ऊपर। तो इसका जो प्रेशर की जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी होती है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, याद रखना है। हमारे सराउंडिंग में जो एयर है ये कितना प्रेशर अप्लाई करती है? 1 इंटू 10⁻1.01 10⁵ पास्कल। इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करती है हमारे ऊपर। ये एयर का प्रेशर हम लोग के ऊपर है इतना ज़्यादा। अगर ये प्रेशर कम कर दोगे तो क्या होगा? ये प्रेशर कम कर दोगे तो क्या होगी? माउंटेन पे जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाती है ना। तो हमारे नोज से ब्लड आने लगता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो ब्लड है इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर तुम माउंटेन पे जाओगे तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी प्रेशर ज़्यादा होती है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से हमारे नोज से ब्लड आने लगती है। इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेसेसरी है अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। ओके, क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड कैसे जाती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ब्लड सर्कुलेट कर रही है ना। उसका अलग प्रेशर होता है, उसको मेंटेन करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे पहले हम लोग स्लाइड में देख रहे थे, बार बार डायमेंशन आ रहा था। ओके, तो डायमेंशन क्या है बेसिकली? तो फिजिक्स में 7 बेस क्वांटिटी है, उसी बेस क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग हम लोग 7 डायमेंशन डिफाइन करते हैं। हम लोग के डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम 3 डायमेंशन होती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। बट फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए 7 डायमेंशन यूज किया जाता है। ओके, डायमेंशन बेसिकली है क्या? व्हेन ड्राइव क्वांटिटी मीन्स बेस क्वांटिटी को छोड़ के जितने सारे क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ड्राइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज रिटेन एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ड्राइव क्वांटिटी जैसे मैंने बताया था, ड्राइव क्वांटिटी कैसे लिखा जाता है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो बेस क्वांटिटी है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में डिफरेंट पावर्स के टर्म्स में लिखा जाता है। ओके, द पावर्स ऑफ विच फंडामेंटल क्वांटिटीज must be raised in order to express the given physical quantity are called dimension। समझ में?
डायमेंशन किसको बोलते हैं? पावर को। जो पावर रेज किया जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर रेज किया जाता है, उस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर क्यूब है, सपोज क्यूब कंसीडर करो, तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे डिफाइन करेंगे? क्यूब की वॉल्यूम होगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो अगर क्यूब की वॉल्यूम डिफाइन करेंगे, क्यूब का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ को डायमेंशन कैसे लिखा जाता है? डायमेंशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो एल लेंथ का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल ऐसे लिखा जाता है। एक बी, बी क्या है? ब्रेथ है। तो ब्रेथ भी तो बेसिकली लेंथ ही है ना। ब्रेथ को कैसे मेजर करेंगे? स्केल से मेजर करेंगे। ये भी तो लेंथ का ही पार्ट है। तो लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल। और हाइट, हाइट क्या है? हाइट, हाइट को भी, हाइट भी तो बेसिकली डिस्टेंस ही है। ओके, सो हाइट को कैसे मेजर करेंगे? मीटर में। सो एल। अगर इसकी वॉल्यूम अगर आप देखोगे, ऐसा समझ लो, वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट, इसका यूनिट क्या होगा? लेंथ को मेजर करेंगे मीटर, ब्रेथ को भी मीटर और हाइट को भी मीटर। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर कितना? मीटर क्यूब। ओके, तो डायमेंशन क्या होती है वॉल्यूम की? मीटर क्यूब। ये यूनिट है इसका। इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, m का पावर 3। ओके, और मीटर का डायमेंशन कैपिटल एल से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? कैपिटल एल से। तो डायमेंशन ऑफ एल, या इसको ऐसा लिखो, एल इंटू एल इंटू एल, दैट इज एल क्यूब। इस एल क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हो, इसके डायमेंशन में मास नहीं है तो m का पावर 0, डायमेंशन में टाइम नहीं है तो t का पावर 0, लेंथ है तो लेंथ का पावर 3। सो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज m0 l3 t0, ऐसे रीड किया जाता है। ओके, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? वॉल्यूम का डायमेंशन, वॉल्यूम है 0 डायमेंशन इन मास, 0 डायमेंशन इन टाइम एंड 3 डायमेंशन इन लेंथ। तो ये जो 3 है, ये 3 क्या है? पावर है। देखो, l का पावर 3। तो पावर को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। ओके, जो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे यूनिट के फॉर्म में, जो पावर आएगी यही बेसिकली डायमेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो 7 फिजिकल क्वांटिटी थे, 7 बेस क्वांटिटी थे, वो 7 बेस क्वांटिटी का डायमेंशन होता है। ओके, तो 7 बेस क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, इसे हम लोग देखते हैं। जो 7 बेस क्वांटिटी मैंने डिस्कस किया था, वो 7 बेस क्वांटिटी का डायमेंशन, ओके, मैंने बताया था उस टेबल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये 7 बेस क्वांटिटी, इसके डायमेंशन। तो लेंथ का डायमेंशन, लेंथ का यूनिट मीटर है। डायमेंशन यहां पे एक कॉलम बना देते हैं डायमेंशन की। ओके, तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा? लेंथ का डायमेंशन होगा कैपिटल एल, कैपिटल एल। ओके, केजी, केजी क्या है? मास का यूनिट है। मास का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल एम। ओके, सेकेंड, टाइम का डायमेंशन है, टाइम, टाइम का यूनिट है सेकेंड, इसकी डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल टी। ओके, एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, एम्पियर का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल टी। ओके, मोल, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? सिंपली मोल, ऐसे लिखेंगे mol। ओके, काफी आसान है। केल्विन, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है, इसका डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल के। CD, CD कैंडिला का ऐसा यूनिट है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी CD। यहां पे किसी किसी बुक में आप देखोगे, किसी किसी बुक में डायमेंशन में कुछ अलग क्वांटिटी भी, अलग फिजिकल सिंबल भी यूज करते हैं। ओके, क्या क्या फिजिकल सिंबल और यूज करते हैं उसे भी समझ लेते हैं। के क्या है? केल्विन। ओके, किसी किसी बुक में आप देखोगे इन प्लेस ऑफ के इसको थीटा भी लिखा जाता है, ऐसा टेम्परेचर को थीटा से भी लिखते हैं। ओके, एम्पियर, सॉरी, एम्पियर जो है, एम्पियर का डायमेंशन कैपिटल टी नहीं होता है, एम्पियर का डायमेंशन कैपिटल ए लिखा जाता है। कैपिटल ए इज द डायमेंशन ऑफ एम्पियर। ओके, कहीं कहीं कैपिटल ए की जगह आप देखोगे बुक में कैपिटल आई भी मिल जाएगा आपको, कैपिटल आई और ए दोनों। ओके, थीटा और के दोनों यूज किया जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन है, कहीं कहीं इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ओके, कोई कभी कभी क्या होती है,
ए एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कैपिटल ए सिंबल है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो वहाँ पे उस एरिया वाले कैपिटल ए और ये स्मॉल कैपिटल ए एम्पियर वाले, वो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कैपिटल आई सिंबल हम लोग यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ डायमेंशन। ए की जगह हम लोग कैपिटल आई सिंबल यूज करते हैं। इसी तरह से के को हम लोग थीटा से हम लोग कहीं कहीं हम लोग देखेंगे यूज किया जाता है। ओके, तो ये 7 बेस क्वांटिटी के 7 डायमेंशंस हैं। तो हमें ये डायमेंशन भी इसके साथ ही हमें याद रखना है। इसकी यूनिट और सिंबल क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, और ये 7 बेस क्वांटिटी क्या होते हैं, ये कंप्लीट टेबल हमें याद रखना है। ओके, सो डायमेंशन समझ में आया, डायमेंशन क्या होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वांटिटी के डायमेंशन हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, उससे पहले कुछ पॉइंट्स हमें याद रखनी है। ओके, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कुछ पॉइंट्स हमें याद रखनी है। पहला पॉइंट, पाई और एनी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और एनी कांस्टेंट नॉट ए काइंड ऑफ लेंथ मास और टाइम, लेंथ मास और टाइम के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे पाई कांस्टेंट है, 2 एक नंबर है, 2 एक कांस्टेंट है, 4 एक नंबर है, 4 एक कांस्टेंट है। जैसे वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम में क्या आती है, 4/3 पाई आर क्यूब, स्क्वायर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब में 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है। सर्कल का एरिया क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे पाई क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो इस तरह का कोई फॉर्मूला इस तरह से डिफाइंड है, या कोई नंबर इस तरह से आ गया जहाँ जो कि कांस्टेंट है, लेंथ मास और टाइम उसके साथ नहीं है। और मैग्नीट्यूड, ओनली सिंपली मैग्नीट्यूड आर नॉट कंसिडर इन द डायमेंशन, उस क्वांटिटी को डायमेंशन में कंसिडर नहीं करते हैं। अगर वॉल्यूम इस तरह से लिखा हुआ है, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, अगर इसकी डायमेंशन हम लोग निकालेंगे तो डायमेंशन निकालते वक्त वॉल्यूम का डायमेंशन लिखा जाएगा, है ना। 4/3 पाई का डायमेंशन हम लोग कंसिडर नहीं करते। क्या कंसिडर करेंगे, डायमेंशन ऑफ आर, आर का डायमेंशन। अब आर क्या है, रेडियस। रेडियस को कैसे मेजर करेंगे, रेडियस बेसिकली लेंथ वाली पार्ट है, तो रेडियस को मीटर में मेजर करेंगे, और मीटर का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल। तो इस आर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एल का होल 3, है ना। इसे आप ऐसा लिख दो, m0 l3 t0, या ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसा समझ में। तो 4/3 पाई का डायमेंशन नहीं आएगा। इसी तरह से जब एरिया लिखेंगे, एरिया का डायमेंशन, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई एक कांस्टेंट टर्म में इसका डायमेंशन नहीं लिखेंगे। ओके, तो एरिया को कैसे लिखेंगे, एरिया का डायमेंशन कैपिटल ए, डायमेंशन कैसे लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं उस टर्म को, उस फिजिकल क्वांटिटी को, बाय इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन मीटर, आर स्क्वायर का डायमेंशन मीटर स्क्वायर। ओके, सो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L2, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन L2 हो गया। ओके, तो कहीं पे भी कोई कांस्टेंट आएगा, कोई नंबर आएगी, उसके डायमेंशन हम लोग नहीं लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑल ट्रिगोमेट्रिक टर्म, जो भी ट्रिगोमेट्रिक टर्म होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सारे ट्रिगोमेट्रिक टर्म, लॉगरिथमिक टर्म, लॉग वाले टर्म, लॉग एक्स है ना, ln x, लॉग मैंने डिस्कस किया था। एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म 2 टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गए, पावर वाले फॉर्म, पावर एंड एक्सपोनेंट। ओके, एक्सपोनेंशियल टर्म एंड देयर आर्गुमेंट, व्हाट इज द आर्गुमेंट, आर डायमेंशनलेस। ओके, ट्रिगोमेट्रिक टर्म जो होते हैं, लॉगरिथमिक टर्म जो होते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म जो होते हैं, वो डायमेंशनलेस होते हैं, उसकी डायमेंशन नहीं होती है, और उसके जो आर्गुमेंट होते हैं उसकी भी डायमेंशन नहीं होती है। एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिखा साइन थीटा, साइन थीटा, ओके, कॉस थीटा, तो इस टर्म का डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन नहीं होने का मतलब है m0 l0 t0, इसकी डायमेंशन नहीं होती है। कॉस थीटा, इसका डायमेंशन अगर लिखें तो इसकी डायमेंशन नहीं होती है, m0 l0 t0, इसकी डायमेंशन नहीं होती है, ट्रिगोमेट्रिक टर्म है। एंड आर्गुमेंट, व्हाट इज द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब हुआ ये थीटा। ओके, तो थीटा जो है, थीटा की भी डायमेंशन नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, m0 l0 t0। अब वैसे भी थीटा है तो एंगल है ना,
थीटा ये प्लेन एंगल है। तो एंगल का डायमेंशन होता है क्या, मैंने बताया था प्लेन एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, सिर्फ इसकी यूनिट होती है। ओके, तो थीटा का भी डायमेंशन वहां से भी आप समझ सकते हो और यहां से भी समझ सकते हो, आर्गुमेंट की डायमेंशन नहीं होती है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 2 टू द पावर x, तो 2 टू पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, पावर एंड एक्सपोनेंट, तो इस होल टर्म का डायमेंशन नहीं होगा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 t0। ओके, एंड एक्सपोनेंट, व्हाट इज द एक्सपोनेंट, व्हाट इज द सॉरी आर्गुमेंट, व्हाट इज द आर्गुमेंट, 2 टू पावर x, दिस x इज कॉल्ड आर्गुमेंट, तो x का भी डायमेंशन नहीं होगा। ओके, इसकी डायमेंशन m0 l0 t0 हो जाएगी। ओके, लॉगरिथमिक टर्म, लॉगरिथमिक टर्म का डायमेंशन नहीं होता है। ओके, जैसे मैंने लिखा, जैसे सपोज मैंने लिखा log x, ओके, तो log x लॉगरिथमिक टर्म है, इस होल टर्म का डायमेंशन नहीं आएगा, बेस 10 मान लो। ओके, इस होल टर्म की डायमेंशन नहीं होगी, क्या डायमेंशन होगी इसकी, m0 l0 t0, एंड इस आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या हुआ यहाँ पे x। ओके, तो इस x का भी डायमेंशन नहीं होगा, m0 l0 t0। तो जितने भी ट्रिगोमेट्रिक टर्म है, लॉगरिथमिक टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसकी डायमेंशन नहीं होती है, और इसके जो आर्गुमेंट होते हैं वो जिस टर्म पे डिपेंड करता है उसके भी डायमेंशन नहीं होती है। इस पे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कंसेप्ट पे। ओके, डायमेंशनल इक्वेशन, व्हाट इज द डायमेंशनल इक्वेशन, व्हेनेवर डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ओके इज इक्वेटेड विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला वी गेट डायमेंशन इक्वेशन। जैसे मैंने लिखा फोर्स, फोर्स का डायमेंशन लिखना है। ओके, तो फोर्स का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, F इक्वल टू क्या होती है, मास इंटू एक्सलेशन, F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। ओके, तो मास को कैसे लिखेंगे, kg में, एक्सलेशन का मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो फोर्स का डायमेंशन लिखना होगा तो kg का डायमेंशन, यस और नो, kg का डायमेंशन, फिर मीटर का डायमेंशन बाय एस स्क्वायर, केजी क्या है, मास, मास का डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम, याद करो मैंने बताया था। एम क्या है, मीटर, मीटर का डायमेंशन क्या होता है, टेबल देखो, कैपिटल एल, कैपिटल एल, और एस क्या है, सेकेंड, सेकेंड का डायमेंशन देखो टेबल में, टी, तो टी स्क्वायर, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ओके, तो फोर्स का डायमेंशन कहने का मतलब ऐसा हुआ, इसको ऐसे लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू एम एल टी माइनस 2। ओके, ये जो टर्म है, ओके, दिस टर्म इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। ये वाला जो पार्ट है इक्वल लिखा, इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, इक्वेशन, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जब उसको इक्वल किया, इक्वल सिंबल यूज करना चाहिए बीच में। ओके, तो अगर यहाँ पे इक्वल आ गया तो ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वांटिटी जो है यूनिट और डायमेंशन है ना, यहाँ से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ओके, बहुत सारी क्वांटिटी हैं, मोर देन 100 क्वांटिटी है, सारा यूनिट और डायमेंशन पॉसिबल नहीं है लिखना, तो कुछ क्वांटिटी का हम सिखाएंगे कैसे डायमेंशन लिखा जाता है और कैसे यूनिट लिखा जाता है। तो अगर किसी भी क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन आपको लिखना है, किसी भी क्वांटिटी की एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई भी क्वांटिटी दे देगा, बोलेगा इसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है। सो अभी अगर स्टार्ट है क्लास 11 का तो आपको लिखना थोड़ा टफ होगा, बेसिक फार्मूला जो आप जानते हो उसका डायमेंशन लिख सकते हो, लेकिन उतने सारे क्वांटिटी के बारे में आप नहीं लिख सकते हो, जो क्वांटिटी के बारे में अभी तक पढ़े नहीं हो उसकी डायमेंशन कैसे लिखोगे, क्योंकि अगर आईडी पता तो है नहीं अभी उस क्वांटिटी के बारे में। ओके, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वांटिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, और जो क्वांटिटी रह जाएगा उसको आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। आपको जब भी डायमेंशन लिखना होगा या यूनिट लिखना होगा तो आपको सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन पता होना चाहिए, उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप उसकी डायमेंशन और यूनिट लिख सकते हो। ओके, तो वो फॉर्मूला जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे, आप उसके बारे में स्टडी करोगे तो वो फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगी, तो आप सारे क्वांटिटी के बारे में समझ जाओगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वांटिटी एरिया, एरिया का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। ओके, तो एरिया लिखने का मतलब ये हुआ, आप एरिया का फॉर्मूला यूज करो।
एरिया का कोई सा भी फॉर्मूला जो भी आपके मन में होती है, अगर एरिया के डायमेंशन लिखनी है, यूनिट लिखनी है, तो एरिया का कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, जो भी फॉर्मूला आपको पता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर ले सकते हो, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल ले सकते हो, पाई स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर ले सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं, डायमेंशन और यूनिट सेम आएगा। ओके, डायमेंशन और यूनिट ऑलवेज सेम आएगी। तो एरिया का फॉर्मूला सपोज मैंने यूज किया स्क्वायर का एरिया, क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। सपोज ये नहीं लेना है, सपोज मैंने ले लिया स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर, ये भी नहीं लेना है। सर्कल ले लो, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, चलो ये भी ले लेते हैं। ये किसी को बोलेगा ये भी मुझे नहीं चाहिए, कोई दूसरा चाहिए, वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पाई आर स्क्वायर। ओके, स्पेयर का ले लो, स्पेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ये सारे एरिया के फॉर्मूले हैं, इक्वल नहीं, ये आपका रेक्ट, ये तो जानते होगे, सब लिखने का जरूरत नहीं है। ये सब स्क्वायर का होता है, ये आपका सर्कल का होता है, ये स्पेयर का होता है। तो डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन कैसे लिखा जाता है, मैंने बताया था स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ओके, तो क्या करेंगे आप, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, कैपिटल ए। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेंथ एंड ब्रेथ है, तो लेंथ को लिखो स्क्वायर ब्रैकेट में, इनटू बी को लिखो स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर को लिखो स्क्वायर ब्रैकेट में। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आ गया, तो पाई को लिखो और आर स्क्वायर को लिखो। ओके, इसके अकॉर्डिंग 4 पाई है तो 4 पाई को लिखो। ओके, और फिर आर स्क्वायर को लिखो। ओके, अब देखते हैं, यहाँ पे समझो एल, एल क्या है, लेंथ। लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, लेंथ को आप कैसे मेजर करेंगे, लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, और मीटर का डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एल। तो इसके अकॉर्डिंग मीटर का डायमेंशन कैपिटल एल। फिर यहाँ पे बी, बी क्या है, ब्रेथ, तो ब्रेथ को कैसे मेजर करेंगे, मीटर में। इसकी डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एल। ओके, अब यहाँ से आ जाओ, ये क्या है, एल, एल क्या है, लेंथ, साइड लेंथ। तो लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, मीटर, मीटर का डायमेंशन कैपिटल एल, तो ये एल का 2 हो जाएगा डायरेक्ट, एल स्क्वायर हो तो। अब ये पाई, पाई क्या है, कांस्टेंट है 3.14, तो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, मैंने क्या बोला, इसकी डायमेंशन नहीं होती है। तो आप इसको सिंपली 1 ले सकते हैं, इसको इसके बदले आप 1 लिख सकते हो। ओके, और डायमेंशन नहीं कहने का मतलब है पाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, मतलब इसकी डायमेंशन नहीं होती है। और किसी टर्म का पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये 1, ये 1, 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1। तो आप सिंपली इसको 1 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा जाता है। तो कहीं पे भी कांस्टेंट रहेगा तो उसकी डायमेंशन 1 हम लोग लिख सकते हैं, इसकी डायमेंशन 1। आर, आर क्या है, रेडियस। रेडियस को कैसे मेजर करेंगे, मीटर में, है ना। तो आर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर का डायमेंशन एल, एल स्क्वायर। समझ में आया। जो क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते हैं उसको हम लोग लॉजिकली देखते हैं कि इसको मेजर कैसे करते हैं, कैसे आप इसको मेजर करेंगे उसके बारे में सोचना है। ओके, वहां से आइडिया लाएगा। फिर यहां से 4 पाई, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डायमेंशन 1 होता है। ओके, तो इसका भी डायमेंशन 1 हो जाएगा। सिंपली आर स्क्वायर, आर, आर क्या है, रेडियस। रेडियस को कैसे मेजर करोगे, मीटर में, क्योंकि रेडियस तो लेंथ वाली पार्ट होती है। तो मीटर का डायमेंशन एल, तो आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। तो आ गया, देखो सबका डायमेंशन, ये भी एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। तो एरिया आप कोई सा भी लो, फॉर्मूला कोई सा भी यूज करो, उसकी डायमेंशन क्या होगी, एल स्क्वायर। ओके, या इसको सिंपली क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं m0 L2 T0, दिस इज डायमेंशन। ओके, इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ। लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। यहां से देखो एल, लेंथ मीटर, मीटर स्क्वायर, यहां से मीटर स्क्वायर। पाई, पाई तो कांस्टेंट है, पाई का यूनिट तो होता नहीं है। आर, रेडियस का मीटर, तो मीटर स्क्वायर, यहां से मीटर, आप कोई सा भी लो। 4 पाई कांस्टेंट, नो यूनिट, मीटर स्क्वायर। ओके, तो रेडियस का एरिया, सॉरी एरिया का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 L2 T0। याद नहीं करना है, डायमेंशन याद करने की चीज़ नहीं है। ओके, डायमेंशन याद करने की चीज़ नहीं है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं, डायमेंशन और यूनिट जो है ये याद करने की चीज़ नहीं है। फॉर्मूला आपको मालूम रहेगा। ओके, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप उसकी डायमेंशन और यूनिट निकाल सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप उसकी वैल्यू करेक्ट बताओगे।
याद करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोर देन 100 फिजिकल क्वांटिटी है। आप कितनी क्वांटिटी का यूनिट याद करोगे, कितनी क्वांटिटी के डायमेंशन याद करोगे, इसीलिए याद करना पॉसिबल नहीं है। तो आप समझो कैसे लिखा जाता है, और याद एकदम नहीं करना है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन याद रखेंगे, बस 3 या 4 ही याद रखना है। ओके, बाकी कभी भी एग्जाम में पूछेगा, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट पूछा जाएगा, डायमेंशन पूछा जाएगा, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।